अभी आई थिंक कुछ दिन पहले ही मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जिसमें यही था कि आप लास्ट के 1 मंथ में किस तरीके से स्ट्रैटेजी फॉलो करेंगे अपने प्रिपरेशंस को करने के लिए। वहाँ पे मैंने एक थ्योरी दी थी आरपीएस की, दैट इज़ रिवीजन, प्रैक्टिस एंड स्टडी। ये 3 चीज़ पे फ़ोकस किया था। मैंने बताया था कि जो भी कोई कैंडिडेट्स सीएसआईआर के जून को टारगेट कर रहा है, अगर वो इस 3 प्रिंसिपल पे अगर काम करता है, मतलब डेली बेसिस पे उसकी रिवीजन होनी चाहिए, उस रिवीजन के टॉपिक से आपका प्रैक्टिस भी होना चाहिए। प्रैक्टिस के टाइम पे आपको 2 चीज़ें निकल कर के आएँगी। पहला, आपका क्वेश्चन जो सॉल्व हो जाएगा, दूसरा जो आपके क्वेश्चन सॉल्व नहीं होंगे। जो क्वेश्चन्स आपके सॉल्व नहीं होते हैं, उन टॉपिक को आपको मार्क करके आपको फिर से कहाँ पे जाना है, स्टडी करने के लिए। आप जब क्वेश्चंस को सॉल्व नहीं कर पाते हैं, तो उस टॉपिक को जब आप पढ़ते हैं, तो उस टाइम पे उस टॉपिक को समझने की रेट 120% ज़्यादा हो जाती है एज़ कम्पेयर टू द नॉर्मल पढ़ने के टाइम पे। क्योंकि उस टाइम पे आपके दिमाग में एक बात बात जो है फिट हो चुकी होती है कि आपको इस टॉपिक से ये चीज़ चाहिए कि कहाँ पे ये लिखा हुआ है कि इसका ये मीन होता है। तो जब आपको किसी एक पर्टिकुलर टॉपिक से कोई क्वेश्चन नहीं आता है, आप उस टॉपिक को उस टाइम पे अगर आप पढ़ते हैं, तो आपके पढ़ कर के समझने की जो रेट होती है वो बहुत ज़्यादा बढ़ जाती है। और अगर आप ऐसे हमेशा करते आ रहे हैं, लगभग 15 से 20 दिन अगर आप कर रहे हैं कि आप सपोज कीजिए कि डेली 2 घंटा आपने रिवीजन किया, और रिवीजन करने के बाद आपने उससे 50, 25, 30, 40, 50 क्वेश्चन आपने सॉल्व किए। सो फॉर एग्जांपल कंसिडरिंग दैट कि अगर आप 50 क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, तो पॉसिबिलिटी हो सकती है कि उस 50 क्वेश्चंस में से आपको 30 क्वेश्चंस का आंसर आपने कर पाया होगा, और 20 क्वेश्चंस होंगे उसमें से आपको कुछ ऐसी चीज़ें आएंगी कि 5 क्वेश्चंस ऐसा हो सकता है जो कि आपने पढ़ा ही नहीं है, जो कि आपने उसको अभी तक डील नहीं किया है। 15 क्वेश्चंस पॉसिबली ऐसे हो सकते हैं जो कि आपने पढ़ा तो था, लेकिन वो कन्फ्यूजन में था कि हाँ, ये सही भी हो सकता है और गलत भी हो सकता है। तो जब आप उस 2 टॉपिक को, मतलब ये जो कन्फ्यूजन में है वो भी और जो नहीं पढ़ा है वो भी, अगर आप उसको उस टाइम पे पढ़ने की कोशिश करते हैं, तो आपको वहाँ पे क्लैरिटी बहुत ज़्यादा होती है। आप बहुत अच्छे से उस चीज़ को क्लियर समझ पाते हैं कि अच्छा, हमारे माइंड में जो कॉन्सेप्ट इसको लेकर के बना हुआ था, इसमें थोड़ा-सा स्लाइटली मॉडिफ़िकेशन है, या हमें इस पॉइंट को थोड़ा-सा ध्यान में रखना है। मोस्ट ऑफ द टाइम पे प्रॉब्लम कहाँ पे हो जाती है कि जब हम पढ़ाई कर रहे होते हैं, तो हमें इस बात का अंदाज़ा नहीं होता है कि कौन से टॉपिक में कौन सी लाइन या कौन सा पॉइंट ज़्यादा इंपॉर्टेंट है और वो क्वेश्चंस के तरीके से बन सकता है। ये आइडिया तब तक आपको नहीं होता है जब तक कि आप पेपर को सॉल्व नहीं किए रहते हैं। जब भी आप पेपर को सॉल्व करते हैं, तब आपको समझ में आता है कि अच्छा, इस टॉपिक से यहाँ से भी सवाल बनते हैं और इस टाइप के सवाल बनते हैं। तब जा कर के आपका थोड़ा-सा पढ़ने का जो टेम्परामेंट होता है वो चेंज होता है। तो अभी रिमेनिंग जो 15 डेज़ बचे हुए हैं, आप सभी लोगों से मेरा यही सजेशंस है, रिक्वेस्ट, चाहे जो भी आप समझ लीजिए, आरपीएस की थ्योरी पे आप काम कीजिए, रिवीजन कीजिए, प्रैक्टिस कीजिए, स्टडी कीजिए। स्टडी आप वही कीजिए जो आपको क्वेश्चन सॉल्व करने टाइम पे कन्फ्यूजन क्रिएट किया था, नहीं आया था और आप उसके बारे में नहीं जानते थे। आप ऐसा करके देखिए, आपको डेफ़िनिटली बहुत फ़ायदा मिलेगा। बाकी ये जो क्लासेस से आपको सपोर्ट मिल रही हैं, ये जो चलता रहेगा, चाहे मैं आपको वीडियो प्रैक्टिस के अपलोड करता रहूँगा या क्लासेस चलती रहेंगी, ये आपके समझ लीजिए कि ये आपका एक्स्ट्रा चीज़ है। लेकिन इसके अलावा भी आपको अपने बेसिस पे, अपने हैंड पे ये सारी चीज़ें करती रहनी है। क्लासेस को मैंने इसीलिए बोल दिया था कि एज़्यूम कर लीजिए क्लासेस शट डाउन हो चुकी हैं, कोई हेल्प नहीं मिल रहा है। आप उसको छोड़ कर के अपनी लेवल पे तैयारी करना शुरू कर दीजिए, वो ज़्यादा बेटर होगा। क्लास की डिपेंडेंसी अभी आपकी नहीं होनी चाहिए, क्योंकि अगर आप डिपेंडेंसी रखेंगे तो फिर आप अपने आप को उस तरीके से इक्विप नहीं कर पाएँगे जैसा कि आपको ज़रूरत है इस टाइम पे। और अभी ज़रूरत यही है कि आप इंडिपेंडेंटली अपने हिसाब से चीज़ों को अरेंज कीजिए, अपने हिसाब से सिलेबस को डिवाइड कीजिए, अपनी कैलिबर, अपने वीक पॉइंट के और अपने स्ट्रेंथ पॉइंट के अकॉर्डिंग आप उसे ऑर्गेनाइज़ कीजिए। सबकी अपनी-अपनी स्ट्रेंथ है, सबकी अपनी-अपनी वीकनेस है। कोई एक फ़ॉर्मूला सब पे फॉलो नहीं हो सकता है, राइट? तो आप थोड़ा-सा, हाँ, बिल्कुल ले सकते हैं, हमें कोई दिक्कत नहीं है। हम तो चाहेंगे कि आप लोग संडे-संडे मॉक टेस्ट दीजिए, कम से कम 2 जो बचे हुए वही आप लोग कम से कम कर लीजिए। उस बहाने कुछ पढ़ाई तो हो पाएगी। हम तो टेस्ट को लेकर के हम तो हमेशा टेस्ट को लेकर के प्रेफ़र करते हैं। मेरा मेरा मानना यही है कि जब तक आप प्रैक्टिस नहीं करेंगे, टेस्ट नहीं देंगे, तब तक आपके पढ़ने का जो मतलब कैलिबर है वो पता नहीं चलेगा। हम टेस्ट के हमेशा सपोर्ट में रहते हैं। हमें मेहनत करना पड़ेगा, उससे में कोई दिक्कत नहीं है। पेपर 25 ही क्वेश्चन डिज़ाइन कर पाएँगे चलेगा, लेकिन आप 25 क्वेश्चन को प्रैक्टिस तो करेंगे ना। मैं ये तो वादा नहीं करूँगा आपको कि हाँ, पूरा सीएसआईआर का 3 घंटे का 100 पेपर बना कर के दूँगा। मैं 25 ही क्वेश्चन डिज़ाइन करूँगा पार्ट सी और पार्ट बी मिला कर के, लेकिन वो 25 क्वेश्चन आपके लिए बेनिफिशियल होंगे। और वो ऐसे क्वेश्चंस होंगे जो कि आपके एग्ज़ाम में पूछे जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। तो वो आपके लिए काफ़ी हेल्पफुल करेगा। मैं तो स्टार्टिंग से यही बोलता चला आ रहा हूँ, लेकिन
थोड़ा-सा टाइम का क्रंच रहा स्टार्टिंग से ही, समय का शॉर्टेज रही और आप लोग का भी वो रहा कि सर ज़्यादा बेनिफिट नहीं मिल पाता, तो दैट इज़ व्हाई वो चीज़ें चेंज हो गई। बट अभी जो ये बेटा डेफ़िनिटली अगर आप यहाँ पे नहीं देंगे तो सीएसआईआर में ये थोड़ी बोलेंगे कि हमारी तैयारी नहीं है भैया, हमको हमको समझाया जाए। बिल्कुल, मैं तो ये बोलता हूँ हमेशा ही कि आपको जो कॉन्सेप्ट क्वेश्चंस को सॉल्व करके बिल्डअप हो जाएगा, आप उसे सिर्फ़ स्टडी करके बिल्डअप कभी नहीं कर पाएँगे। मैंने आपको थोड़ी देर पहले यही बात बताई कि आपको क्या चीज़ किस टॉपिक से पिकअप करना है, ये आइडिया आपको पेपर को सॉल्व करने पर ही आता है। आपको नहीं अंदाज़ा लगेगा कि पूरे ग्लाइकोलिसिस में क्या चीज़ आपको इम्पोर्टेंट है पढ़ने के लिए, अब ग्लाइकोलिसिस आप इसलिए आप पढ़ जाएँगे। उसी ग्लाइकोलिसिस से आपको सवाल पूछा जाएगा तो आप उस जहाँ से सवाल आपको पूछे जा रहे हैं ना, आप उस पॉइंट को शायद हो सकता है पॉसिबली कि आप उसको ध्यान भी ना दिए हों। तो ये आपका टेम्परामेंट वहीं से आएगा, वहीं से डेवलप होगा कि आप जब पेपर को सॉल्व करेंगे, तब जाकर के आपको आएगा कि अच्छा इकोलॉजी में हमको क्या चीज़ ध्यान देना है, क्या चीज़ ध्यान नहीं देना है। हमको बायोकेमिस्ट्री में कौन-कौन सा टॉपिक हमको पढ़ना है, कौन-कौन सा नहीं पढ़ना है। अभी जल्दी ही मैं आप लोगों को एक वीडियो मिलेगा जिसमें कि मोस्टली 25 ऐसे मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक होंगे जो कि किसी भी सीएसआईआर के स्टूडेंट को स्किप आउट नहीं करना चाहिए, उसको पढ़ कर के ही जाना चाहिए। अगर वो 25 यूनिट को भी वो तय मतलब टॉपिक को भी अगर वो तैयार कर लेता है, तो भी उसका जो मार्क्स स्कोरेज होगा काफ़ी अच्छा रहेगा, अगर बाकी चीज़ें पहले से उसने तैयार किया हुआ है तो। ओके सो मेरी तरफ से आप सभी लोगों के लिए सजेशन यही रहेगा कि डेली बेसिस पे आप आरपीएस थ्योरी पे काम कीजिए और यहाँ से जो मैं आपको वीडियो रिकॉर्ड करके क्लास के लेक्चर का लेक्चर देता हूँ प्लस जो भी प्रैक्टिस सेट अभी मैंने सीरीज स्टार्ट किया है 2 वीडियोज़ आज मैंने अपलोड किए। आपको आगे भी कंटिन्यूसली ऐसे मिलेंगे अलग अलग टॉपिक के अलग अलग यूनिट से 10-12 क्वेश्चंस के आपके वीडियोज़ होंगे तो आप उनको भी देखिए, उनसे भी आपको काफ़ी कुछ सीखने को मिलेगा और बाकी ये जो चीज़ें होंगी यहाँ पे भी आपको करते रहना होगा। तो इन 3 चीज़ों पे आपको प्राइमरीली काम करना है। ये 3 चीज़ें अब आपकी लास्ट नेक्स्ट के 15 डेज़ के लिए कभी भी रुकनी नहीं चाहिए। जिन 3 चीज़ों पे अभी हम लोग 15 मिनट से बात कर रहे थे, वो 3 थिंग्स मैटर करेगा आपके अपकमिंग 15 डेज़ के लिए और वही वो चीज़ होगी जो कि आपका मार्क्स इम्प्रूव करेगा एज़ वेल एज़ आपको वो चीज़ दिलाएगी जिस चीज़ के लिए आप इतने टाइम से मेहनत करते चले आ रहे हैं। अल्टीमेटली गोल सबका वही है। सो कहते हैं ना कि छोटी-छोटी एफर्ट्स लगा करके आप बड़े मुकाम तक पहुँच सकते हैं, वही चीज़ आपको भी करनी है। तो वो 3 जो चीज़ मैंने आपको बताई, उन वो तीनों चीज़ें आपके लिए छोटी-छोटी हैं मगर बहुत यूज़फुल होने वाली हैं। आप उनको कीजिए, आप उनको डेली प्रैक्टिस में लाइए, आप देखेंगे कि आपका जो परफ़ॉर्मेंस है, वो आज जो है वो आगे आने वाले 15 डेज़ में ज़्यादा बेटर होगा। और कोशिश आप लोग यही कीजिए कि अगर कभी भी क्लास होती है तो उस क्लास को आप मिस मत कीजिए। मैं समझ सकता हूँ कि सबके साथ में सर्कमस्टांसेस अलग-अलग होते हैं, कोई ऐसे इंटेंशनली मिस नहीं करना चाहता है। आप मजबूरी होती है सबकी मिस करने की बट अपनी तरफ से कोशिश आप यही किया करिए, इसलिए मैं क्लास को पुश करके लगाता हूँ कि हाँ, इतनी बजे मैं क्लास रखना चाहता हूँ, आप लोग अवेलेबल हैं कि नहीं हैं। तो अगर क्लासेस चलती हैं तो आप उसे अटेंड कीजिए क्योंकि वैसे ही बहुत कम क्लासेस बची हुई हैं और पता नहीं किस क्लास का कौन-सा चीज़, कौन-सा मैटर आपके एग्ज़ाम्स के लिए क्वेश्चंस बन कर के आ जाए, गॉड नोज़ कोई पता नहीं। चलिए अभी क्लास को स्टार्ट कर लेते हैं। काफ़ी सारे डिस्कस हो चुके हैं और होपफुली कि आप लोग उस पे अच्छे से काम भी करेंगे और उसका बेनिफिट भी आप लोगों को देखने को मिलेगा। होपफुली कि अभी आपको स्क्रीन दिखाई दे। हाँ, हाँ, गुड इवनिंग प्रियंका। स्क्रीन दिखाई दे रहा होगा और जैसा कि प्रीवियस क्लासेस में हम लोगों ने इकोलॉजी के बारे में बात किया था, आज हम लोग इकोलॉजी के कुछ इम्पोर्टेंट जो टॉपिक्स हैं, उनके बारे में बात करने वाले हैं, जिसमें से सबसे पहले जो चीज़ हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ द पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व के बारे में, जो कि आपके सीएसआईआर के एग्ज़ाम में पार्ट सी में भी क्वेश्चंस आते हैं और पार्ट बी में भी क्वेश्चंस बन कर के आते हैं। तो ग्रोथ कर्व या ग्रोथ फॉर्म क्या है, इसको जानने से पहले हम लोग थोड़ा-सा इसके पॉपुलेशन ग्रोथ बिहेवियर के बारे में भी देखेंगे और उसको समझेंगे। इसके बाद आज हम लोग पढ़ेंगे दैट इज़ द लोटरा मॉडल जो कि बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होता है। इसके बाद हम लोग पढ़ेंगे इकोलॉजी में जो आपके माइग्रेशंस होते हैं उनके रूल को लेकर के थर्मो रेगुलेशंस एंड होमोस्टैटिक्स मेंटेनेंस के लिए जो रूल्स दिए गए हैं, एलेन्स रूल दिया गया, बैगमैन्स रूल जो दिए गए हैं, इन रूल से भी पार्ट बी में सवाल आपके बनते हैं। सो काफ़ी इम्पोर्टेंट क्लास होने वाली है इकोलॉजी की पॉइंट ऑफ व्यू से
और अगर कहीं पे भी आपको कुछ डाउट होगा, कहीं पे भी आपको कन्फ्यूजन होगा तो आप उससे पूछ भी लीजिएगा और इस वीडियो को दोबारा ज़रूर देखिएगा। ओके, सो पहला टॉपिक है दैट इज़ द पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म। नॉर्मली इकोलॉजी में जो भी हम किसी कम्युनिटी की बात करते हैं, इंडिविजुअल्स की, तो उसको कंसीडर में रख कर के यहाँ पे दिया गया है कि अगर किसी अ, अगर कम्युनिटी की अगर हम लोग बात करते हैं जहाँ पे पॉपुलेशंस हैं इंडिविजुअल्स की, तो उन इंडिविजुअल्स में ग्रोथ का जो बिहेवियर होगा, उनके ग्रोथ का जो पैटर्न होगा, उसको ग्राफिकल मेथड से रिप्रेजेंट करने की कोशिश की गई और बताया गया कि किस तरीके का यहाँ पे ग्रोथ पैटर्न हो सकता है। तो उसी चीज़ को यहाँ पर बेसिकली पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व के नाम से जाना जाता है। जस्ट अ मिनट, ये वीडियोस थोड़ा सा मैं बंद कर देता हूँ, ज़्यादा डेटा ये कवर करता है। राइट। हेलो। हेलो। हाँ हाँ, आवाज़ सुनाई दे रहा? अच्छा, ओके ओके। सो बेसिकली हम लोग बात करने वाले हैं पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व के बारे में, जहाँ पे हम लोग देखेंगे कि किस तरीके से पॉसिबली दो आपके पॉपुलेशन ग्रोथ कर्व हो सकते हैं और इनका मीन क्या है। नॉर्मल यही है कि जब भी कोई पॉपुलेशंस हैं, इंडिविजुअल्स हैं, तो उनके बीच में कुछ तरीके के आपके इंटरेक्शंस हो सकते हैं। हो सकता है कि वो इंटरेक्शंस उनका नेगेटिव भी हो सकता है कि इंटरेक्शंस वो पॉजिटिव भी हो, इंटर स्पेसिफिक भी हो सकते हैं, इंट्रा स्पेसिफिक भी हो सकते हैं। तो ये कुछ टर्म्स मिला करके आपका ये ग्रोथ पैटर्न के बारे में बात किया जाता है। तो पॉपुलेशन ग्रोथ फॉर्म बेसिकली आपका दो तरीके का हो सकता है, जिसमें पहला आपको पढ़ना पड़ता है जे सेड ग्रोथ फॉर्म या एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फॉर्म के नाम से उसको जाना जाता है। दूसरा आपका होता है एस या सिग्मॉइड, जिसको आप बोलते हैं। तो ये दोनों आपके जो ग्रोथ के फॉर्म हैं किस कंडीशंस में अप्लाई होते हैं, क्या इनके फीचर्स होते हैं, यहीं से सवाल आपसे पूछा जाता है। सो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फॉर्म या जेड सेप्ड जे सेप्ड आपका ग्रोथ फॉर्म, नाम से ही काफ़ी कुछ आपको समझ में आ रहा है। आप लोग बैक्टीरिया का ग्रोथ कर्व पढ़ करके आ चुके हैं और आपको वहाँ पे पढ़ने को मिला भी था एक्सपोनेंशियल ग्रोथ रेट के बारे में। तो कुछ ऐसा ही इसका भी फॉर्म होने वाला है, ऐसा ही कुछ आपको ये भी दिखाई देता है। यहाँ पर स्टेटमेंट आपको दिया गया कि पॉपुलेशन साइज डज नॉट रीच एन इक्विलिब्रियम फेज एट एनी टाइम। की पॉइंट है, की प्रॉपर्टीज़ है इसके लिए कि एक ऐसा ग्रोथ का पैटर्न जहाँ पर पॉपुलेशन की जो साइज़ है कभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे नहीं पहुँचती। इक्विलिब्रियम से मतलब यहाँ पे ये है कि जो एक टर्म आता है दैट इज़ अ कैरिंग कैपेसिटी। किसी भी इकोसिस्टम का किसी भी एक इंडिविजुअल्स के पॉपुलेशंस को होल्ड करने की एक लिमिट होती है। मतलब कोई भी ऑर्गेनिज्म, कोई भी इंडिविजुअल का जो ग्रोथ है वो ऐसे इनफाइनाइट टाइम के लिए इनफाइनाइट नहीं हो सकता है। सर्टेन टाइम पे जाते जाते वो क्या होगा, सीज हो जाएगा और वहाँ से डिक्लाइन करना शुरू कर देता है। ये आपके इकोसिस्टम का रूल है कि किसी भी इंडिविजुअल्स के पॉपुलेशंस के लिए आपके इकोसिस्टम की एक मैक्सिमम होल्डिंग कैपेसिटी होती है, जिसे आप कैरिंग कैपेसिटी के नाम से जानते हैं। तो कैरिंग कैपेसिटी आपको ये बताती है कि किसी भी पॉपुलेशन का कितना मैक्सिमम आबादी मीन्स कितना मैक्सिमम पॉपुलेशंस कोई एक सिस्टम होल्ड कर सकता है, टॉलरेट कर सकता है, बर्दाश्त कर सकता है, उसको आप बोलते हैं दैट इज़ अ कैरिंग कैपेसिटी। ये अलग अलग इंडिविजुअल्स के लिए मीन्स अलग अलग ऑर्गेनिज्म के लिए, अलग अलग इकोसिस्टम के लिए डिफरेंट डिफरेंट रेट हो सकती है। बट मीन इनका सबका यही होता है कि जितना वो मैक्सिमम पॉपुलेशंस को बर्दाश्त कर सकता है, मीन्स जहाँ तक उस पॉपुलेशंस की ग्रोथ कॉन्टीन्यूसली इंक्रीजिंग ऑर्डर में हो रही है, वो आपकी कैरिंग कैपेसिटी बताई जाती है। कैरिंग कैपेसिटी पे पहुंच जाने के बाद किसी भी इंडिविजुअल्स के पॉपुलेशंस में देयर इज़ नो फर्दर ग्रोथ, वहाँ पे फर्दर ग्रोथ अब नहीं होती, बल्कि अब वहाँ से डिक्लाइन होना क्या होता है, शुरू हो जाता है। सो बेसिकली एक्सपोनेंशियल ग्रोथ जो शेप्ड आपका कर्व है वो बताता है कि इसमें पॉपुलेशन जो होता है वो कभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे नहीं बनता। इक्विलिब्रियम से मतलब यहाँ पे ये है कि जितने रेट से उसका ग्रोथ रेट हो रही है, उतने रेट पे उसकी क्या हो, डेथ रेट भी हो रही हो। मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट अगर आपकी बराबर बराबर हो जाती है, तो उसको आप बेसिकली बोलते हैं दैट इज़ द इक्विलिब्रियम स्टेट। तो इस टाइप के ग्रोथ पैटर्न में मतलब जो भी कोई इंडिविजुअल्स इस ग्रोथ के बिहेवियर को फॉलो करता है, वहाँ पे ग्रोथ जो रेट होती है वो कभी भी इक्वल नहीं होती है किसके, दैट इज़ द डिक्लाइन रेट के। या बर्थ जो रेट होती है वो कभी भी इक्वल नहीं होती है डेथ रेट के। दैट इज़ वाई आप इसको बोलते हैं कि यहाँ पे पॉपुलेशंस का जो नंबर है, साइज़ है, वो कभी भी इक्विलिब्रियम फेज को अटेंड नहीं करता किसी भी पॉइंट पे, किसी भी टाइम पर।
सो दिस इज़ वन ऑफ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पॉइंट फॉर द एक्सपोनेंशियल और जे सेट ग्रोथ कर्व के लिए। आपसे स्टेटमेंट देकर के पूछा जाता है कि इस टाइप के ग्रोथ कर्व के लिए कौन सा स्टेटमेंट सही है या गलत है। तो आपको इनको ध्यान में रखना होगा कि इस किस तरीके से आप इनको समझा पाएंगे। व्हेन द रिसोर्सेज इन द हैबिटाट्स आर अनलिमिटेड, मतलब कि इस टाइप का ग्रोथ कर्व तब फॉलो करता है कोई भी ऑर्गेनिज्म जब जिस इकोसिस्टम में वो रह रहा है वहाँ पे जो उसको यूटिलाइज करने के लिए, मतलब उस ऑर्गेनिज्म के लाइफ को सर्वाइव करने के लिए जिन चीज़ों की रिक्वायरमेंट है, चाहे वो न्यूट्रिएंट की अवेलेबिलिटी हो, एयर हो, वाटर हो, ऑक्सीजन हो, टेम्परेचर हो, सॉयल हो, वॉट एवर द फैक्टर फॉर द सर्वाइवल ऑफ दैट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नीडेड आर अनलिमिटेड, देन सच काइंड ऑफ बिहेवियर विल बी फॉलोड बाई दैट ऑर्गेनिज्म। अगर ऐसा सिचुएशंस आता है जहाँ पर कि जो रिसोर्सेस हैं उसको सर्वाइव करने के लिए, लाइफ को सस्टेन बनाने के लिए अगर वो सारी चीज़ें क्या हों, अनलिमिटेड हैं, दिस इज़ वन ऑफ द अनदर इम्पॉर्टेंट फीचर फॉर दैट काइंड ऑफ ग्रोथ कर्व। अनलिमिटेड अगर रिसोर्सेज हों उसके हैबिटाट में, तब इस टाइप का आपका ग्रोथ बिहेवियर फॉलो किया जाता है उस ऑर्गेनिज्म के द्वारा। कैसा? दैट इज द जे शेप्ड, जहाँ पे पॉपुलेशन लगातार क्या है, बढ़ती रहती है, या कह सकते हैं कि नेचुरल टाइम पे ग्रोथ होता रहता है। तीसरा है ईच स्पीसीज हैज़ द फुल्ली इट्स इनेट पोटेंशियल टू ग्रो इन ए नंबर। सभी स्पीसीज के लिए, सभी ऑर्गेनिज्म के लिए एक इकोसिस्टम में डिफरेंट वेराइटीज़ के आपके ऑर्गेनिज्म पाए जा सकते हैं। पॉसिबल है 10, 20, 15 जो भी हैं। जैसे जहाँ पे हम रह रहे हैं हमारा इकोसिस्टम है, उसी इकोसिस्टम में आपके चूहा भी रह रहा है, बिल्ली भी रह रही है, चिड़िया भी रह रहा है, बैक्टीरिया भी रह रहा है, बहुत सारी चीज़ें रह रही हैं। तो सभी ऑर्गेनिज्म के लिए, मतलब सभी स्पीसीज के लिए उनकी अपनी एक पोटेंसी होती है कि वो कितना मैक्सिमम नंबर तक क्या कर सकते हैं, ग्रो कर सकते हैं। मैंने जैसा कि आपको बताया, कैरिंग कैपेसिटी जिसे आप बोलते हैं। तो एक इकोसिस्टम का हर एक स्पीसीज के लिए अपना अलग अलग क्या है, कैरिंग कैपेसिटी है। उससे ज़्यादा अगर उसका पॉपुलेशन अगर होगा, बढ़ जाएगा, तो इकोसिस्टम बर्दाश्त नहीं करेगा, उनकी संख्या क्या होगी, डिक्लाइन होना शुरू हो जाएगी, मीन्स मरना शुरू हो जाएंगे। क्योंकि चीज़ें वहाँ पे क्या है, सब एक प्रिस्क्राइब्ड फॉर्मेट में है। तो ये 4 पॉइंट या 3 पॉइंट आपको यहाँ पे बताए गए हैं कि यहाँ पे उनके ग्रो करने का जो नंबर होगा वो क्या होगा, एक पोटेंशियल नंबर होगा सभी ऑर्गेनिज्म के पास। दूसरा, लिमिटेड जो होंगे रिसोर्सेज जो होंगे वो अनलिमिटेड होंगे। तीसरा, पॉपुलेशंस कभी भी इक्विलिब्रियम कंडीशंस पे नहीं पहुंच पाएगा। देन द पॉपुलेशन कर्व इन एक्सपोनेंशियल और ज्योमेट्रिक फंक्शन, ऐसा अगर कंडीशंस मीट करता है, मतलब पॉइंट नंबर 1, पॉइंट नंबर 2, पॉइंट नंबर 3, ये तीनों कंडीशंस अगर होते हैं, तो ऐसे कंडीशंस में पॉपुलेशन जो होती है वो एक्सपोनेंशियली क्या करती है, ग्रोथ करती है। मतलब 1 से क्या बनेगा, 2 बनेगा, 2 से क्या बनेगा, 4 बनेगा, 4 से क्या बनेगा, 16 बनेगा, 16 से इस तरीके से नंबर क्या होंगे, बढ़ते जाएंगे। राइट, मतलब 2, 4, 8 इस तरीके से मल्टीपल के फॉर्म में। तो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ का होने का मतलब होता है जस्ट डबल हो जाना, मतलब 1 से 2 से 4 बना, 4 से 8 बनेगा, 8 से 16 बनेगा, इस तरीके से। तो ये नंबर इनका इंक्रीज करता जाता है, डबलिंग टाइम जिसे आप बोलते हैं। जैसे बैक्टीरिया के केस से आपने देखा था कि बैक्टीरिया भी अपनी पॉपुलेशन को क्या करता है, इंक्रीज करता रहता है डबल के नंबर में। सिमिलरली अगर ये सारी कंडीशंस फिल होते हैं कि वहाँ पे जो भी हैबिटाट है वहाँ पे रिसोर्सेज आपके अनलिमिटेड हैं, कोई कमी नहीं है, और सभी ऑर्गेनिज्म के पास अपना एक नंबर ऑफ कैंडिडेट बनाने की पोटेंसी रखते हैं, और वहाँ पे आपका जो डेथ रेट है, वो डेथ रेट के कंपैरिजन में अगर आपका जो बर्थ रेट है वो ज़्यादा हो, तो उस कंडीशंस में जो ग्रोथ होती है वो बेसिकली एक्सपोनेंशियल या ज्योमेट्रिक फंक्शन के फॉर्म में होता है। 1 से 2, 2 से 4, 4 से 8, 8 से 16, 16 से 32, 32 से 64, इस तरीके से नंबर क्या करते हैं, इंक्रीज होते हैं। एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फॉर्म हैज़ द 3 फेज। ये जो आपको पैटर्न यहाँ पे दिखाया जा रहा है एक्सपोनेंशियल का, इनके पास 3 फेजेस होते हैं। सिमिलरली वैसे ही जैसा कि अपने बैक्टीरिया के ग्रोथ फेज में पढ़ करके आए हैं, लैग फेज, लॉग फेज, क्रैश फेज और डिक्लाइन फेज। तो लैग फेज, लॉग फेज, क्रैश फेज, ये टर्म्स आप लोग पहले भी सुन करके देखे हैं, पढ़े हैं बैक्टीरिया के केस में। कुछ वैसा ही यहाँ पर भी आपको देखने को मिलेगा। लैग फेज को बेसिकली एस्टैब्लिशमेंट फेज के नाम से भी जाना जाता है, जिस फेज में इंडिविजुअल्स उस इन्वायरमेंट में अपने आप को स्टेबल कर रहा होता है। उस फेज में उसका कोई नंबर डबल नहीं करता, वो सिर्फ और सिर्फ अपनी चीज़ों को मेंटेन कर रहा होता है, अपने आप को सर्वाइव कर रहा होता है और प्रिपेयर कर रहा होता है अपने आप को डबल करने के लिए। सो लैग फेज में सिर्फ और सिर्फ इंडिविजुअल्स अपने आप को प्रिपेयर करते हैं, और कह सकते हैं कि वहाँ पे उनकी जो ग्रोथ रेट है वो ना के बराबर या बहुत ही स्लो होती है। सो देयर इज अ स्लो राइज इन पॉपुलेशन साइज बिकॉज द इनिशियल पॉपुलेशन साइज इज वेरी स्मॉल। स्टार्टिंग में आपको इस लैग फेज में आपको कोई भी ग्रोथ का कर्व दिखाई देता हुआ नहीं दिखाई देगा। उसके पीछे रीज़न ये होता है कि जो भी इंडिविजुअल्स होते हैं उनका नंबर क्या है, बहुत ही स्मॉल होता है, और उनको उस एनवायरनमेंट में आकर के अडाप्ट करने में थोड़ा समय लगता है।
धीरे-धीरे, धीरे-धीरे जब वो वहाँ की सारी चीज़ों को अडॉप्ट कर लेते हैं, तो उनका पॉपुलेशंस क्या करता है, इंक्रीज़ करना शुरू करता है। तो स्टार्टिंग में नंबर का साइज़ कम होने की वजह से पॉपुलेशन का ग्रोथ जो कर्व होता है, वो इतना विज़िबल नहीं होता, दिखाई आपको नहीं देता है। तो कह सकते हैं कि लैग जो फ़ेज़ है, वो अपने आप में इस बात को बताता है कि इस फ़ेज़ में इंडिविजुअल्स खुद को प्रिपेयर करता है डिवीज़न करने के लिए, मल्टीप्लाई करने के लिए। सिमिलरली जैसा कि आपने सेल साइकिल में पढ़ कर के आए हैं, दैट इज़ द G1 फेज़, S फेज़, G2 फेज़ एंड M फेज़। ये तीनों में फेज़ मिला करके सेल अपने आप को क्या करता है, रेडी करता है, प्रिपेयर करता है किसके लिए? डिवीज़न में पार्टिसिपेट करने के लिए। मतलब यहाँ पे कहीं पे भी आपको सेल का नंबर डबल होता दिखाई नहीं देगा। डबल होता दिखाई आपको कहाँ देगा? यहाँ पे मतलब आपको 1 सेल से 2 सेल्स यहाँ पे बन जाएँगे। इन द सेम सिनेरियो लैग फेज भी बेसिकली आपको वही बताता है कि पॉपुलेशंस अपने आप को स्टैब्लिश कर रहा होता है ग्रोथ को, मीन्स डिवीजन को करने के लिए, पॉपुलेशंस को बढ़ाने के लिए, या अगर थोड़ी बहुत हो भी रही होगी तो उनका साइज बहुत ही छोटा होता है, रेट बहुत ही कम होते हैं। तो पहचान क्या हो गई? स्लो रेट या स्लो राइज एंड स्मॉल साइज, साइज का बहुत ही छोटा होना, ये लैग फेज की क्या है, पहचान है। लॉग फेज जिसको कि आप एक्सपोनेंशियल फेज बोलते हैं, जहाँ पे नंबर आपका रैपिडली बहुत तेजी से क्या करता है, ग्रो करता है, मीन्स इंक्रीज करता हुआ दिखाई देता है। सो ड्यूरिंग दिस फेज द पॉपुलेशन साइज राइज रैपिडली। इस फेज के टाइम पे पॉपुलेशन की जो साइज होती है वो बहुत तेजी से क्या करती है, इंक्रीज होती है, रैपिडली ग्रो होता है। सो द इंक्रीज इज सो रैपिडली दैट सून द पॉपुलेशन साइज ग्रोज मच बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। यहाँ पे ग्रोथ इतना ज़्यादा होता है, ग्रोथ की रेट इतनी ज़्यादा होती है कि जो कैरिंग कैपेसिटी होती है उसको बहुत ही जल्दी वो पॉपुलेशंस अचीव कर जाता है, शॉर्ट टाइम ड्यूरेशंस में ही कैरिंग कैपेसिटी को क्रॉस कर जाता है। यहाँ पे वर्ड लिखा हुआ है बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी ऑफ द इन्वायरमेंट। इन्वायरमेंट में पाए जाने वाला जो आपका इकोसिस्टम है, उस इकोसिस्टम के होल्डिंग कैपेसिटी या कैरिंग कैपेसिटी को भी क्रॉस कर जाता है, जस्ट बिकॉज ऑफ द सो रैपिड इंक्रीज इन द रेट ऑफ डिवीजन। डिवीजन के रेट में बहुत ज़्यादा इंक्रीमेंट होने की वजह से ऐसा होता है। नेक्स्ट फेज है आपका, दैट इज द क्रैश फेज, जिसको कि आप डिक्लाइन फेज के नाम से भी जानते हैं। A point is reached when populations decline suddenly due to the mass scale death। जब आपको मैंने बताया कि हर एक इकोसिस्टम की अपनी एक कैपेसिटी है, उस कैपेसिटी के बाद जब आपका पॉपुलेशन जाना शुरू करेगा तो वहाँ पे उस इंडिविजुअल्स का या उस पॉपुलेशंस का क्या होगा, डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है। क्योंकि चीज़ें आपके अनलिमिटेड होती हैं, बहुत सारे फैक्टर वहाँ पे काम करते हैं, ऑर्गेनिम्स की डेथ होनी शुरू हो जाती है, जिस फेज को आप बेसिकली डिक्लाइन फेज या क्रैश फेज के नाम से जानते हैं। तो इस फेज की पहचान यही है कि वहाँ पे बहुत ज़्यादा लेवल पे, मास के लेवल में, मीन्स तो ह्यूज अमाउंट में क्या होता है, आपका डेथ होता है। वो कैरेक्टरिस्टिक फीचर इसके ये हो गए हैं। इसके बाद यहाँ पे रैपिड डिवीजन होगा, मीन्स रैपिडली इंक्रीज करेगा, ये इसका फीचर हो गया। इसके पहले वाले क्या बताया था, स्मॉल साइज और स्लो ग्रोथ रेट, वो उनके क्या हो गए, फीचर हो गए। तो आपसे क्या करता है, सवाल पूछा जाता है, कॉलम ए कॉलम बी बना करके दिया जाएगा, फीचर्स दे दिए जाएंगे और स्टेज दे दिया जाएगा, फेज दे दिया जाएगा, लैग फेज, लॉग फेज, क्रैश फेज या डिक्लाइन फेज या स्टैब्लिश फेज। और इधर की तरफ आपको लिखा रहेगा स्टेटमेंट कि कौन किससे करेक्टली मैच करता है या इनकरेक्ट मैच है। तो दैट इज़ वाई मैंने आपको यहाँ पे फोकस किया उस चीज़ को बताने के लिए कि किस फेज का क्या इंपॉर्टेंट पॉइंट है। तो आपने जाना और सीखा कि जो एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फेज है वो कब होगा, की पॉइंट कि जब रिसोर्सेज क्या होंगे, अनलिमिटेड होंगे। फीचर्स उसके क्या है कि वो कभी भी इक्विलिब्रियम स्टेज पे नहीं आता है, राइट। और आपने यहाँ पे ये भी देखा कि बेसिकली इनका पॉपुलेशन जो साइज होता है बहुत तेज़ी से ग्रो करता है, और जिसकी वजह से वो कैरिंग कैपेसिटी को बहुत ही अर्लीली टाइम के बिफोर, मतलब जल्दी ही क्या करते हैं, क्रॉस कर जाते हैं। इनके जो फेज के कर्व, मतलब कर्व के जो फेजेस हैं उनके बारे में आपको फीचर्स बताए गए हैं कि जो भी आपके लैग फेज होंगे वहाँ पे स्लो ग्रोथ रेट होगी, जो भी आपका लॉग फेज होगा बहुत रैपिडली ग्रोथ होगा, डिक्लाइन जो फेज होगा वहाँ पे मास लेवल पे ह्यूज अमाउंट में क्या होगी, डेथ होगी। ओके, सो जे shaped curve form of a populations अगर in those cases where either the food chains are short or there is excessive human interferences। इस टाइप का जो ग्रोथ बिहेवियर आपको देखने को मिलता है वो कहाँ पे मिलेगा, नंबर पहला, जहाँ पे जो फूड चेन है वो क्या हो, बहुत ही शॉर्ट हो। तो प्रीवियस क्लास में आप लोगों को फूड चेन के बारे में बताया था। एक वहाँ पे सवाल भी मैंने दिया था कि फूड चेन में हमेशा जो ट्रॉपिक लेवल होते हैं उनकी संख्या 3 से 4 ही मैक्सिमम आपको दिखाई देती है, कभी भी 6 7 8 फूड चेन में आपको ट्रॉपिक लेवल दिखाई नहीं देते हैं। तो अगर आप लोगों ने इस वीडियो को देखा
जी हाँ, तो बेसिकली आप लोगों से ये भी सवाल की डिमांड की जाती है, पूछा जाता है कि मोस्ट ऑफ दी आपके फूड चेन में जो ट्रॉपिक लेवल होते हैं उनकी संख्या 1, 2, 3, 4 पे ही आपकी लिमिट हो जाती है, इसके ज़्यादा आपसे क्यों नहीं जाती? तो रीज़न आपने बताया था कि हर एक सक्सेसिव ट्रॉपिक लेवल में जो एनर्जी होती है प्रीसीडिंग वाले का सिर्फ 10% क्या होता है, फॉलो होता है। यहाँ तक जाते-जाते इतनी कम अमाउंट में एनर्जी बचती है कि इस पूरे पॉपुलेशन पे मतलब इस ट्रॉपिक लेवल पे जो भी पॉपुलेशन आपका स्टेबल कर रहा होगा, ग्रोथ कर रहा होगा, उसके लिए इनसफिशिएंट अमाउंट ऑफ एनर्जी होती है टू सस्टेन देयर लाइफ कंटिन्यूअसली। दैट इज़ व्हाई देयर इज़ अ लिमिटेशन टू फाइंड द ट्रैफिक लेवल इन द फूड चेन। सो आपको बताया गया कि यहाँ पे फूड चेन का शॉर्ट होना ज़रूरी है, मतलब जहाँ कहीं पे फूड चेन आपको 2-3 दिखाई देगा, जैसे मान लीजिए पहला आपका क्या हो जाए, प्रोड्यूसर हो जाए, दूसरा आपका फिर क्या हो जाए, दैट इज़ हार्बिवर्स हो जाए, तीसरा आपका क्या हो, कॉर्निवर्स हो जाए। ऐसा सिर्फ 3 लेवल पे अगर होगा तो भी यहाँ पे पाए जाने की पॉसिबिलिटी बनती है। और दूसरा, जहाँ कहीं पे भी ह्यूमन इंटरफेरेंस बहुत ज़्यादा होगा, जहाँ पे हम ह्यूमन बीइंग्स ज़्यादा इंटरफेयर कर रहे हैं अपनी चीज़ों को लेकर के, एक्सप्लॉइट कर रहे हैं, एक्सप्लोर कर रहे हैं, वहाँ पे इस टाइप के ग्रोथ रेट आपको दिखाई देने को मिलते हैं। तो ये इनके 2 फीचर्स हैं, इनको थोड़ा-सा आप याद रखिएगा कि जे शेप्ड जो कर्व होगा पॉपुलेशंस का, वो किस केस में आपको देखने को मिल सकता है। नेक्स्ट है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फॉर्म ऑफ अ पॉपुलेशंस कैन बी रिप्रेजेंटेड मैथमेटिकली बाय द फॉलोइंग एक्सप्रेशंस। ये एक्सप्रेशंस को भी लेकर सवाल आपसे पूछे जाते हैं। dn बाई dt जहाँ पे डिफरेंशिएशन किया जा रहा है, ये चेंज ऑफ रेट ऑफ चेंज को बताता है, इज इक्वल टू बी माइनस डी इंटू एन। यहाँ पे बी क्या है आपका बर्थ रेट है, डी क्या है आपका डेथ रेट है, एन क्या है आपका इनिशियल पॉपुलेशन नंबर है। तो यहाँ पर सारे आपके जो कोटेशन है वो लिख रखे हैं। एन इज द इनिशियल पॉपुलेशन साइज, बी इज द बर्थ रेट, डी इज द डेथ रेट, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू रेट ऑफ चेंज इन पॉपुलेशन साइज। ये इनका डिफरेंशिएशन करके निकाला गया एक इक्वेशन है। और अगर यहाँ पर कर्व की अगर हम लोग बात करें तो ये जो रेड वाला आपको दिखा रहा है, ये रेड वाले को आप जे शेप्ड के नाम से जानते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे हैं कि ये जो इनका कैरिंग कैपेसिटी है मीन्स के है, इस कैरिंग कैपेसिटी को ये क्या कर रहा है, सीड का कर चुका है, मीन्स यहाँ पे बढ़ गया है। तो इसके लिए आप बोलते हैं कि इक्विलिब्रियम का स्टेज यहाँ पे नहीं आता। दूसरे वाला फेज अभी आपको बाद में समझाएंगे, ये दूसरे कर्व के लिए है, पहले आप इसको यहाँ पे पढ़ लीजिए। ये इनिशियल यहाँ ओरिजिन से मीन्स ओ से लेकर के जहाँ तक आपको कोई ग्रोथ, सॉरी, जो भी कोई आपको ग्रोथ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रही है, ये ओरिजिन से लेकर के यहाँ तक का जो टाइम होगा वो कहलाएगा दैट इज द लैग फेज। इसके बाद यहाँ से जहाँ से आपको दिखाई दे रहा हो कि बहुत तेज़ी से ग्रोथ कर रहा होगा, ये आपको दिखाई देगा दैट इज द लॉग फेज। और इसके बाद जहाँ पे स्टेबल हो जाएगा उसको आप डिक्लाइन, या ये कर्व एक्चुअली सिर्फ आपको ये दिखा रहा है, इसका एक्चुअल में जो इमेजिनरी कर्व होता है कुछ इस तरीके से बनता है। ऐसे पीक पे जा करने के बाद ऐसे डॉटेड लाइन में आप दिखाते हैं, ये नीचे की तरफ आना शुरू हो जाता है। और जब ये नीचे की तरफ आता है तो इस वाले फेज को आप बेसिकली क्रैश फेज या डिक्लाइन फेज के नाम से जानते हैं, राइट। तो यहाँ पर डी एन बाई डी टी बराबर इजकल टू क्या दे दिया गया, यहाँ पे लिखा गया कि अगर आपका बी माइनस डी जो बर्थ और डेथ का जो कॉन्सेप्ट है, अगर उसको एक किसी कांस्टेंट आर से क्या किया जाए, रिप्लेस कर दिया जाए, तो उस कंडीशन में जो आपका इक्वेशन था लाइक एज अ डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू बी माइनस डी इंटू एन। तो जहाँ पर बताया गया कि आपको अगर b माइनस डी इज इक्वल टू अगर r हो जाएगा तो वो इक्वेशन आपको लिखा जाएगा दैट इज डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर इंटू एन। ये आपका एक्सपोनेंशियल ग्रोथ फॉर्म का मैथमेटिकल इक्वेशन है, एक्सप्रेशंस है। तो ये भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि इसमें कौन सी वैल्यू किस चीज़ को रिप्रेजेंट कर रही है। तो बी फॉर बर्थ, डी फॉर डेथ, एन फॉर नंबर मीन्स इनिशियल पॉपुलेशन साइज, डी एन डी टी डिफरेंशिएशन है जो कि उसके रेट ऑफ चेंज को बताता है। ओके, यहाँ पर आपको दिया गया कि इफ बी एंड डी मीन्स बी माइनस डी मीन्स बर्थ में से डेथ को अगर हटा दिया जाए, अगर यहाँ पे आर आ जाता है तो देन आर क्या है, इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट है। तो उस कंडीशंस में आपका जो इक्वेशन होगा वो ऐसा हो जाएगा, डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर इंटू एन। यही आपका क्या है, फाइनल डिफरेंशिएशन मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर्मूला है फॉर द एक्सपोनेंशियल ग्रोथ कर्व के लिए या ग्रोथ फॉर्म के लिए। ओके, दूसरा है लॉजिस्टिक या एस शेप्ड या सिग्मॉइड शेप्ड के नाम से भी इसको जाना जाता है, सिग्मॉइड शेप्ड फॉर्म ऑफ ग्रोथ और लॉजिस्टिक ग्रोथ फॉर्म। तो ये जो कंडीशंस होगा वो कहाँ भी फॉलो होगा। इससे पहले कि आप लोग मुझे पहले बताइए कि एक्सपोनेंशियल वाले ग्रोथ फॉर्म में क्या किसी को कहीं कुछ डाउट है, कुछ कन्फ्यूजन है? वेरी गुड। या तो आप लोग बहुत अच्छे
स्टूडेंट हैं या तो ये टॉपिक बहुत ईज़ी था। हाँ, इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट का मतलब होता है कि जो भी पॉपुलेशंस में टोटल आउटपुट आपका आता है, जैसे पॉपुलेशंस में एक टाइम पे दोनों चीज़ें होती रहती हैं, बर्थ भी होता रहता है और डेथ भी होती रहती है। तो रिजल्टेंट जो निकल कर के आता है, 2 चीज़ें हो सकती हैं। हो सकता है डेथ रेट अगर ज़्यादा होगी, तो पॉपुलेशन की साइज़ क्या हो रही होगी? घट रही होगी, मीन्स नेगेटिव में जा रही होगी। बर्थ रेट अगर ज़्यादा होगा, मतलब यहाँ पे मैं बता दे रहा हूँ, अगर बी की वैल्यू अगर ज़्यादा है डी की, तो बराबर क्या आएगा? पॉजिटिव साइन आएगा। मतलब पॉपुलेशन क्या करेगी? इंक्रीज़ करेगी। अगर बी की वैल्यू क्या होगी? डी से कम होगी, मीन्स डी की वैल्यू अगर ज़्यादा होगा, तो साइज़ क्या होगी? नेगेटिव में आएगा, पॉपुलेशन क्या कर रहा होगा? घट रहा होगा। तो ये जो इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट का मतलब होता है, ये आउटकम, मतलब बी और डी की वैल्यू को सम करने के बाद, मतलब कैलकुलेट करने के बाद जो साइन आ रहा है, जो फैक्टर आ रहे हैं, उसी को बताता है इंट्रिंसिक ग्रोथ रेट। मतलब निकालना आपको उसी से पड़ेगा, बट उस इक्वेशन को सॉल्व करने का तरीका दिया गया। मतलब पॉपुलेशन में अगर आपको ये चीज़ें पता रही, तभी आप आर को निकाल पाएंगे। मतलब बर्थ रेट और डेथ रेट आपको जब पता रहेगा, तभी आप आर को निकाल पाएंगे। लेकिन उन दोनों को सॉल्व करके आर के लिए बताया गया कि आर क्या बताता है। अगर किसी भी पॉपुलेशन का अगर आपको आर की वैल्यू दी हुई है, तो आप उससे ये बता सकते हैं कि हाँ, उस पॉपुलेशन में क्या हो रहा है। अगर आर की वैल्यू पॉजिटिव में दिया हुआ है, तो आप सिंपलीफाई कर सकते हैं कि इस आर की वैल्यू मतलब आर की वैल्यू पॉजिटिव कब आएगी? देखिए यहाँ पे बी माइनस डी है ना, बी माइनस डी है। कैरिंग कैपेसिटी अगर अचीव हो जाएगी तो, क्योंकि वहाँ पे डेथ, हाँ बिल्कुल, बिल्कुल बिल्कुल। मतलब ये जो आर की वैल्यू है, इससे आपको एक चीज़ पता चलता है कि उस पॉपुलेशन में, उस इकोसिस्टम में क्या चल रहा है। आपकी देखिए यहाँ पे आर की वैल्यू जब पॉजिटिव आएगी, पॉजिटिव कब आएगा? जब बी की वैल्यू क्या होगी? ज़्यादा होगी एज कम्पेयर टू द डी वाले के। और बी क्या बताता है आपको? बर्थ रेट। तो अगर किसी भी पॉपुलेशंस में बर्थ रेट की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी डेथ रेट से, तो डेफिनेटली पॉपुलेशन साइज क्या करेगा? इंक्रीज करेगा। और अगर जब बर्थ रेट क्या होगा आपका? कम होगा, और डेथ रेट क्या होगी आपकी? ज़्यादा होगी, तो वैल्यू किस में आएगी आर की? दैट इज़ द नेगेटिव में आएगी। और ये नेगेटिव आपको यही बताएगा कि पॉपुलेशन की साइज क्या कर रही है? डिक्रीज हो रही है। ओके। लिमिटेड होगा तो वो पैटर्न फॉलो नहीं होगा। तो वो पैटर्न को आप बोलेंगे एस सेप्ड, सिग्मा सेप्ड, जिसके बारे में भी आप पढ़ने वाले हैं। ठीक है। सो लॉजिस्टिक और एस सेप्ड ग्रोथ फॉर्म क्या है, ये आपको बताया जा रहा है कि व्हेन अ पॉपुलेशन ग्रोइंग इन अ हैबिtat विद लिमिटेड रिसोर्सेस। आपके सवाल का जवाब अगली ही लाइन में यहाँ पे लिखा हुआ है, लिमिटेड रिसोर्सेस, सो लॉजिस्टिक ग्रोथ फॉर्म। तो आपको पहले ही पॉइंट पे यहाँ पे अपने कॉपी पे जब आप लिखेंगे, तो यहाँ पे बना लेना है कि ये एस सेप्ड कहाँ पे होगा भैया? लिमिटेड ग्रोथ फॉर्म के कंडीशन, लिमिटेड रिसोर्सेज के कंडीशन में होगा। और उसके लिए जब आप बनाएंगे तो क्या लिखेंगे? दैट इज़ द अनलिमिटेड। तो पहला पहचान आपका यहीं से हो जाएगा कि एस सेप्ड गर्व ग्रोथ फॉर्म तब फॉलो होगा या तब देखने को मिलेगा, जब कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसे कंडीशंस में ग्रो कर रहा होगा जहाँ पे रिसोर्सेस, रिसोर्सेस में सब कुछ आ जाते हैं, न्यूट्रिएंट, वाटर, एयर, सॉयल, मॉइस्चर, टेम्परेचर, पीएच, वॉट एवर द थिंग्स आर नीडेड फॉर द सर्वाइवल ऑफ द दैट काइंड ऑफ ऑर्गेनिजम्स आर नोन एज द रिसोर्सेज। सो अगर वो लिमिटेड होंगी, तो वहाँ पे जो तरीका होगा, जो बिहेवियर होगा, दैट इज द एस फॉर्म जैसा होगा। इनिशियली अ लैग फेज followed by a phase of acceleration, that means growth phase, and deceleration means decline phase, and finally asymptote, right? When the population density reach the carrying capacity। यहाँ पे कॉन्सेप्ट आपको दिया जा रहा है कैरिंग कैपेसिटी के पहुंचने का, मीन्स यहाँ पे जो पॉपुलेशन होगी वो कैरिंग कैपेसिटी को अचीव करती है। और अचीव करने के बाद आपका फिर से वहाँ से क्या होता है? डिक्लाइन होना शुरू हो जाता है, मीन्स वो बियॉन्ड द कैरिंग कैपेसिटी नहीं जाती है। तो बियॉन्ड द करेंट कैपेसिटी अगर नहीं जाती है, तो क्या ये फेज इक्विलिब्रियम को अटेंड करेगा, या क्या ये ग्रोथ पैटर्न इक्विलिब्रियम को अचीव कर पाएगा? जरा हमको लॉजिक लगा करके आप लोग बताइए तो। हाँ जी। हाँ, मतलब मेरा सवाल यही है कि क्या अ, अगर पॉपुलेशंस जो है वो कैरिंग कैपेसिटी को अचीव कर ले रहा है और कैरिंग कैपेसिटी से बियॉन्ड नहीं जा रहा, तो क्या वो इक्विलिब्रियम को अटेंड करेगा? हम्म।
इसका कोई मतलब होता है? ओके, तो यहाँ पे पॉइंट को थोड़ा समझिए। इनिशियल के बारे में आपको बताया गया कि यहाँ पे भी पहला आपका क्या होगा, लैग फेज होगा, दूसरा आपका एक्सेलरेशन फेज होगा, तीसरा आपका डिक्लाइन फेज होगा। कंडीशंस यहाँ पे देख रखा है कि जब आपकी पॉपुलेशन की डेंसिटी कैरिंग कैपेसिटी पे पहुँच जाएगी तब। एंड फाइनली असिम्पटोट। असिम्पटोट का मतलब होता है, मैथमेटिकल एक टर्म होता है जिसमें आपको बताया जाता है कि कोई ऐसे एक्सिस है और जहाँ पे जो कोई लाइन हो वो क्रॉस कर रही हो दो किसी वैल्यू के बीच को लेकर के, राइट। मीन्स कि एक ऐसा कर्व हो, एक ऐसा लाइन हो जो कि किसी दो अप्रोचेस को, किसी दो पॉइंट को क्या कर रही हो, क्रॉस कर रही है, मतलब रिलेशन दिखा रही हो, तो वो बताता है दैट इज द असिम्पटोट्स को। अभी ग्राफ आपको दिखाएंगे तो चीज़ थोड़ी और ज़्यादा क्लियर हो जाएंगी। A plot of n means initial population size in relation to the time t resulting sigmoid curve। अगर इनिशियल पॉपुलेशन नंबर में और टाइम में दोनों में क्या किया जाए, ग्राफ प्लॉट किया जाए, तो वहाँ पर आपको सिग्मोइडल कर्व देखने को मिलता है ना। तो सिग्मोइडल का मतलब क्या होता है, जैसा कि आप लोगों को अच्छे तरीके से पता है, हीमोग्लोबिन में आप लोग पढ़ करके आ चुके हैं, लाइक दैट आपको इस तरीके से कुछ सिग्मोइडल कर्व देखने को मिला था, लाइक इस तरीके से, राइट। तो ऐसे टाइप के बिहेवियर आपको यहाँ पे भी देखने को मिलेंगे। कब? जब आपका पॉपुलेशन साइज में और टाइम में मीन्स वेरिएशंस करके देखा जाए, ग्राफ को प्लॉट किया जाए, तो दिस टाइप ऑफ पॉपुलेशन कर्व इज कॉल्ड लॉजिस्टिक ग्रोथ। तो ऐसे ग्रोथ के बिहेवियर को आप लॉजिस्टिक ग्रोथ के नाम से जानते हैं। द मैथमेटिकल एक्सप्रेशन फॉर लॉजिस्टिक ग्रोथ फॉर्म आर, किस तरीके से आप उसको एक्सप्रेस कर सकते हैं, यहाँ पर आपको दो चीज़ बढ़ जाएगी, डी एन बाई डी टी पहले से रहेगा, आर एन आपका पहले से रहेगा, सिर्फ यहाँ पे इक्वेशंस में क्या बढ़ जाएगा, दैट इज देख सकते हैं यहाँ पे कि डी एन बाई डी एन बाई डी टी इज इक्वल टू आर इंटू एन, ब्रैकेट में के माइनस एन अपॉन के, जहाँ पर आपका जो के है वो क्या है, दैट इज द कैरिंग कैपेसिटी है, और एन क्या होगा, दैट इज द इनिशियल पॉपुलेशन नंबर, डी एन बाई डी टी आपने पहले से जाना है, आर क्या है, बर्थ और डेथ रेट का क्या है, सम ऑफ है, राइट, दैट इज द इंट्रिंसिक फैक्टर है, ग्रोथ रेट है। तो इस इक्वेशंस को आप ऐसे क्या है लिख सकते हैं। तो ये इक्वेशंस आपको दिखाता है कौन सा, दैट इज द सिग्मोइडल और एस शेप्ड ग्रोथ फॉर्म को। यहाँ पर आप उस फिगर को देखिए, ग्राफ को देखिए, तो आपको थोड़ा सा चीज़ ज़्यादा क्लियर हो जाएगा। ये वाली जो ग्राफ है ब्लू लाइन वाली, ये आपको दिखाती है सिग्मोइडल को। यहाँ पे आप देखिए ये वाली जो लाइन है दैट इज़ कैरिंग कैपेसिटी है, कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड आपका ये नहीं जा रहा है। और यहाँ पे डी एन बाई डी टी का जो फॉर्मूला है, आर एन ब्रैकेट में के माइनस एन अपॉन के है, जहाँ पे के क्या है, दैट इज द कैरिंग कैपेसिटी है। तो इस टाइप के ग्रोथ फॉर्म का जो की फीचर्स है वो क्या है, पहला ये कि यहाँ पे जो रिसोर्सेस होंगे वो क्या होंगे, लिमिटेड होंगे। नंबर दूसरा होगा कि ये कैरिंग कैपेसिटी के बियॉन्ड नहीं जाएगा, क्रॉस नहीं करेगा। नंबर तीसरा कि यहाँ पे इक्विलिब्रियम भी क्या होगा, अचीव होगा। ये सारी चीज़ें उससे आपको डिफर करते हैं। जहाँ पर आपने पढ़ा था कि वहाँ जे शिफ्ट वाले में आपने देखा था कि आपका कैरिंग कैपेसिटीज के बियॉन्ड ग्रोथ हो जाती है, और वहाँ पे इक्विलिब्रियम अटेंड नहीं होता है, और वहाँ पे रिसोर्सेस अनलिमिटेड होते हैं। तो ये एस शेप्ड और जे शेप्ड दोनों टाइप के ग्रोथ फॉर्म को बहुत अच्छे से आप डिफरेंशिएट कर सकते हैं, उनके इक्वेशंस को देख सकते हैं, समझ सकते हैं, और उनकी प्रॉपर्टीज़ को समझ सकते हैं। आपसे जो सवाल पूछा जाएगा वो दो तरीके से। पहला, ये आपको ऐसे ग्राफ दे दिया जाएगा, ग्राफ में से आपको चार ग्राफ दिया जाएगा और पूछा जाएगा कि कौन सा जे शेप्ड या एस शेप्ड के ग्राफ को सही तरीके से प्रिडिक्ट करता है। तो ऐसे चार कर्व आपको मिल जाएंगे, और ग्रोथ बना ऑप्शन बना करके आपको दे देगा। हो सकता है कि आपको इस तरीके से भी दे दे, हो सकता है कि आपको इस तरीके से भी दे दे, हो सकता है कि आपको इस तरीके से भी दे दे। ऐसे कुछ आपको चार डिफरेंट टाइप के ग्राफ मिलेंगे, और इसमें से कोई एक आपसे पूछा जा सकता है कि आपका एस शेप्ड ग्रोथ वाले का या आपका जे शेप्ड वाले का। एस शिफ्ट जे शिफ्ट के बजाय आपको नाम ही पूछा सकता है, लॉजिस्टिक वाले का और एक्सपोनेंशियल वाले का, किसी भी तरीके से पूछा जाएगा। तो एक सवाल तो आपका यहाँ से बनेगा। दूसरा, इनकी जो प्रॉपर्टीज़ है, इन प्रॉपर्टीज़ को देख करके पूछा जाता है कि कौन सा स्टेटमेंट इनके बारे में सही है या गलत है। तीसरा, अगर आपका ज़्यादा कॉम्प्लिकेटेड बनाएगा तो वो फेज दे करके या इनको इनके इनका टाइप दे करके इनके प्रॉपर्टीज़ को इधर कर देगा कॉलम ए कॉलम बी में, और आपको मैच कराने की बात करेगा। तो यही तीन तरीका है इस टॉपिक से सवाल को पूछने का, और तीनों ही फॉर्मेट मैंने आपको यहाँ पे बता दिया। तो आप ग्राफ को अच्छे तरीके से समझ लीजिए। ये ग्राफ को मैं फिर से बोल रहा हूँ कि यहाँ पर जाने के बाद इसमें डिक्लाइन फेज होता है, डॉटेड लाइन से दिखाते हैं, ये इस तरीके से आता है, और यहाँ पर आपको ये इस तरीके से ऐसे दिखाई देगा।
तो ये ब्लू वाली जो लाइन है वो सेकंड को रिप्रेजेंट करती है, दैट मीन्स एस वाले को, ये वाला जो है आपको जे वाले को क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है। ये पॉपुलेशन की डेंसिटी है और ये आपका क्या है, टाइम है। सो दिस इज ऑल अबाउट द ग्रोथ कर्व फॉर्म ऑफ अ पॉपुलेशन कम्युनिटी। जी हाँ। देखिए, पॉपुलेशन कोई से भी हो, डिपेंड करेगा उनका कंडीशन। अगर चाहे सपोज अगर माइक्रोस की अगर आप बात करते हैं तो डेफिनेटली माइक्रोस के लिए ये टाइम जो स्केल होगा वो वैल्यू शॉर्ट हो जाएगी, लेकिन पैटर्न यही आएगा। अगर कोई भी इंडिविजुअल, कोई भी ऑर्गेनिज्म ऐसे किसी इकोसिस्टम में, ऐसे सराउंडिंग में, ऐसे मीडिया में, जैसे बैक्टीरिया के लिए इकोसिस्टम क्या होता है, उसका प्लेट में जो आप मीडिया डालते हैं वही उसका इकोसिस्टम बन जाता है ना। आपने किसी बैक्टीरिया को आर्टिफिशियल इन विट्रो कंडीशन में अगर आपने ग्रो कराना है आपको, तो आपने क्या दिया, उसको एक मीडिया दिया, और वही जो मीडिया होगा उसके लिए क्या बन जाएगा, उसका इकोसिस्टम बन जाएगा। क्योंकि आपने इकोसिस्टम को कैसे डिफाइन किया कि जो भी कोई ऑर्गेनिज्म है एक प्लेस पे, उस प्लेस के सराउंडिंग में जो भी अबायोटिक कंपोनेंट्स है उससे उसका इंटरेक्शन, साथ साथ यहाँ पे जो आपके लिविंग सिस्टम है उनसे इंटरेक्शंस, मतलब लिविंग ऑर्गेनिज्म का लिविंग से इंटरेक्शंस और उसके सराउंडिंग में पाए जाने वाले नॉन नॉन लिविंग इन्वायरमेंट से इंटरेक्शंस को ही आप क्या बोलते हैं, दैट इज द इकोसिस्टम बोलते हैं। और आपने इकोसिस्टम के पार्ट को भी देखा है कि आपने इकोसिस्टम के पार्ट को भी देखा है कि वो दो कंपोनेंट से मिलकर के बने हुए होते हैं, दैट इज बायोटिक कंपोनेंट से और अबायोटिक कंपोनेंट से। तो बैक्टीरिया को जब आप यहाँ पे ग्रो करा रहे होते हैं और बैक्टीरिया अगर लग्जूरियस न्यूट्रिएंट मीडिया में है, तो बेसिकली उस कंडीशंस पे क्या करेगा, वो जे शेप्ड फॉलो करेगा। लेकिन अगर बैक्टीरिया को आपने डिप्राइव मीडिया कर दिया, मतलब मीडिया वहाँ पे आपकी नहीं है, तो उस कंडीशन क्या करेगा, एस शो करेगा। ऐसे ही हम अपनी बात कर सकते हैं, हम लोग जहाँ पे रह रहे हैं, अगर वहाँ पे सारी चीज़ों की फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा अच्छी हो, नल का पानी साफ़ आ रहा हो, एयर एकदम अच्छा हो, टेम्परेचर प्रॉपर मिल रही हो, कोई बाढ़ हो, कोई धूप और कोई तूफान, कोई अर्थक्वेक नहीं आ रहा हो, खाने पीने की सुविधाएं अगर अच्छी हो, तो वहाँ पे मतलब लग्जूरियस है, तो हम लोग क्या फॉलो करेंगे, दैट इज द जे शेप्ड, राइट। जैसे हाँ, हम्म। ये ये प्लेस टू प्लेस वैरी करेगा, क्योंकि सब जगह पे क्राइसिस जैसी नहीं है। जैसे अगर आप अपने इंडिया के ही अगर आप मैप की सिर्फ बात करेंगे, अगर आप इंडिया में देखना चाहेंगे, तो इंडिया का जो ये वाला रीजन है, दैट इज ईस्ट वाला, तो इस वाले रीजन में अगर आप देखना चाहेंगे तो यहाँ पर आपको बहुत वेरिएशन दिखाई देगा। ये वाले रीजन में आपका ज़्यादा परेशानी हो रही है, राइट। जैसे यहाँ पे, जैसे आसाम की अगर आप बात करें, तो आसाम में आए दिन आपका बाढ़ आता रहता है, वहाँ पे चीज़ें सर्वाइव नहीं कर पाता, मतलब रिसोर्सेज की वहाँ पे कमी है, राइट। तो यहाँ की जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगी वो बिहेवियर अलग होगा। जबकि अगर आप सेंट्रल रीजन की बात करेंगे, जहाँ पे कोई बाढ़ नहीं आता, कोई अर्थक्वेक नहीं आता, कोई परेशानी नहीं आती, सब एकदम मस्त खा पी रहे होते हैं, यहाँ पे अगर आप ग्रोथ पैटर्न की बात करेंगे तो थोड़ा अलग रहेगा। यहाँ पे आप लद्दाख में चले जाएंगे तो आप देखिए यहाँ पे रिसोर्सेज की बहुत कमी है, बहुत कम चीज़ें वहाँ पे होती हैं। इतना ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पे लो सॉरी इतना ज़्यादा टेम्परेचर वहाँ पे लो है कि मैक्सिमम जो क्रॉपिंग फसल्स हैं, क्रॉपिंग प्लांट्स हैं, वहाँ पे उग नहीं पाते, तो वहाँ पे रिसोर्सेज की क्राइसिस है, तो वहाँ का जो पॉपुलेशन ग्रोथ होगा वो अलग होगा। तो आपके एक ही कंट्री में प्लेस टू प्लेस ये चीज़ें वेरी करती है, आप पूरे ह्यूमन पॉपुलेशंस को एक सिनारियो में नहीं देख सकते हैं। जैसे अगर आप बात करेंगे कि अगर आप अमेरिकी, बिल्कुल, मैंने आपको पहले ही बताया कि एक किसी एनवायरनमेंट का जो कि है वो अलग-अलग कैपेसिटी हो सकती है, मतलब होती है अलग-अलग इंडिविजुअल्स के लिए। हर एक इकोसिस्टम की अपनी होल्डिंग कैपेसिटी अलग है। बिल्कुल, और वहाँ पे तो फिर आपका फेस फॉलो होने लगेगा एस वाला। जहाँ कहीं पे भी रिसोर्सेज डिप्राइव होंगे, वहाँ पे हमेशा सिग्मोइडल ग्रोथ बिहेवियर फॉलो होगा। जहाँ पे न्यूट्रिएंट या जहाँ पे रिसोर्सेज एकदम लग्जूरियस होंगे, एकदम रिच होंगे, वहाँ पे आपका फॉलो होगा एक्सपोनेंशियल। यही सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ओके, सो बेसिकली बिल्कुल, मैंने ये बात तो मैंने बताया ही कि एक ही पॉपुलेशंस पे, एक ही प्लेस पे कई सारे स्पीशीज़ होते हैं, और सारे स्पीशीज़ के लिए आपकी कैरिंग कैपेसिटी अलग होगा, इनका ग्रोथ बिहेवियर अलग होगा। क्योंकि ज़रूरी नहीं है कि सपोज़ कीजिए ह्यूमन बीइंग्स हैं, तो इनके लिए सारी चीज़ें अगर अवेलेबल है, तो इनके अलावा जो ऑर्गेनिज़म्स हैं, उनके लिए सारी चीज़ें वहाँ पे न्यूट्रिएंट अवेलेबल हों, ऐसा कोई ज़रूरी नहीं है,
या ये भी हो सकता है ये बिल्कुल कर सकते हैं। तो ये वही है, एक एक किसी हाँ, बिल्कुल, बिल्कुल। एक किसी इकोसिस्टम में पाए जाने वाले डिफरेंट डिफरेंट काइंड्स के जो और स्पीशीज़ होती हैं, उन सभी की रिक्वायरमेंट क्या है? सेम है। तो एक ही प्लेस किसी एक ग्रुप ऑफ ऑर्गेनिज़म्स के लिए जे शेप्ड का बिहेवियर शो करा सकता है, दूसरे वाले के लिए आपका एस भी करा सकता है, ये भी पॉसिबल है। डिपेंड करेगा कि वो जो ऑर्गेनिज़्म है उसकी रिक्वायरमेंट क्या है और वहाँ पर जो इकोसिस्टम है उसकी अवेलेबिलिटी कितनी है। समझ आया? नहीं, नहीं ऐसा नहीं है। ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। इकोसिस्टम में कभी भी सिर्फ़ और सिर्फ़ ह्यूमन बीइंग्स को मॉडल ऑर्गेनिज़्म नहीं रखा जाता, क्योंकि इकोसिस्टम में ज़्यादातर पाए जाने वाले जो स्पीशीज़ हैं वो हमारे हमारे के अलावा हैं, तो उनको लेकर के बात होती है। आज जो भी मॉडल्स या जो भी सिस्टम्स डेवलप किए जा रहे हैं इकोसिस्टम की स्टडी करने के लिए, चाहे मेटाजेनोमिक्स से स्टडी की जा रही है, चाहे एआई किया जा रहा है या फिर और भी जो आरएनए प्रोफाइलिंग की जा रही है, वो सब का सब वहाँ पे उस इकोसिस्टम में पाए जाने वाले मैक्सिमम माइक्रोब्स को लेकर किया जाता है, ह्यूमन बींग्स को नहीं। और ये जो मॉडल आपको बनाए गए हैं, इन मॉडल के लिए भी स्टडी किसी छोटे ऑर्गेनिज्म पे किया गया है, ह्यूमन बींग्स को नहीं। ऐसा नहीं है। इकोलॉजी कभी भी मतलब इकोसिस्टम इकोलॉजी का जो सब्जेक्ट है ना, वो कभी भी ह्यूमन को टारगेट करता ही नहीं है। बेनिफिट उन पे ज़रूर होना चाहिए, लेकिन टारगेट उनका पूरा पूरा उस स्पेयर में पाए जाने वाले जो भी प्लांट, एनिमल्स, माइक्रोब्स होते हैं उनको लेकर के होता है। हुँ, तो निकल कर तो आता तो है। सेंसस में जब आपको दिखाया जाता है तो आपको हर स्टेट का वो तो हर हर स्टेट का आपको लिटरेसी रेट, बर्थ रेट, चाइल्ड की एजुकेशन रेट सब कुछ दिखाई जाती है प्रॉपर तरीके से। हाँ, हाँ, बिल्कुल। वहाँ पर आपका स्टैटिस का फ़ॉर्मूला फ़ॉलो किया जाता है। सारे जैसे सपोज़ कीजिए मलेरिया के हाँ, अभी आगे आपको पढ़ाने वाले हैं लेकिन आप सुन लीजिए अगर आपने पूछा है, उसको आप बोलते हैं पॉपुलेशन डिस्पर्जल। पॉपुलेशन डिस्पर्जल, जिसमें 3 चीज़ें होती हैं, माइग्रेशन भी हो सकता है, ई-माइग्रेशन भी हो सकता है, इमिग्रेशन हो सकता है, राइट? तो जब कभी भी जैसे अगर आपने देखा होगा कि एक टर्म आता है इकोलॉजी में सक्सेशन, पढ़ा है? तो इसका मतलब क्या होता है, कोई बताना चाहेगा? हुँ। मतलब मान लीजिए कि ये एक एरिया है जहाँ पे बेयर लैंड है, मतलब कोई भी ऑर्गेनिज़्म नहीं है, राइट? हाँ, मान लीजिए जी, बिल्कुल। मान लीजिए कि ये पूरा ये वो एरिया है जहाँ पे कोई भी आपका ऑर्गेनिज़्म नहीं पाया जाता, बेयर लैंड है। चाहे वो बेयर होने का कारण चाहे फॉरेस्ट में फायर लग गया, आग लग गया हो या अर्थक्वेक आ गया हो या व्हाटएवर जो भी रीज़न रहा हो। आफ्टर सम टाइम्स धीरे-धीरे यहाँ का जब कंडीशंस आपका नॉर्मल होगा तो कुछ स्पीशीज़ माइग्रेट करके तलाश में आएँगे यहाँ पर और उनको वहाँ पे सूटेबल चीज़ें लगेंगी तो वो धीरे-धीरे क्या करेंगे, सर्वाइव करते हैं, जिनको क्या पायनियर स्पीशीज़ के नाम से भी बोलते हैं। जब इनकी स्टार्टिंग की रेट होती है मतलब स्टार्टिंग का जो समय होता है, तो वहाँ पे पॉपुलेशंस इनकी बढ़ रही होती है, राइट? लेकिन आफ्टर सम टाइम्स उनकी डेथ रेट भी आती है। कोई भी ऑर्गेनिज़्म लॉन्ग टाइम तक के लिए सिर्फ़ ग्रोथ नहीं कर सकता है, वो वहाँ पे उसकी डेथ भी तो होगी ना।
चाहे वो लॉन्ग टाइम तक के लिए का पॉपुलेशन साइज वाला हो, चाहे शॉर्ट टर्म, जैसे बैक्टीरिया है उसका आपको विजिबिलिटी जल्दी दिख जाएगी, जल्दी जल्दी मरेगा, जल्दी जल्दी पैदा होगा। लेकिन जो कोई ऑर्गेनिज्म होगा उसकी लाइफ साइकिल हो सकता है 10 साल, 15 साल, 20 साल होगी। तो कुछ उसमें से नए मतलब प्रोजेनी बनेंगी और कुछ क्या होंगे, आपके डेथ हो जाएंगे। तो जब कभी भी माइग्रेशन होता है किसी प्लेस पे जहाँ पे उनको अपना स्टैब्लिश करना होता है, उस फेज में, इसीलिए आपको लैग फेज दिखाया गया, उस फेज में वहाँ पे आपको कोई विजिबिलिटी ऐसा दिखाई नहीं देती है। आफ्टर सम टाइम जब वो स्टेबल हो जाते हैं और जब उनमें ग्रोथ आना शुरू होती है, तब आपका बर्थ का और तब आपका डेथ का कॉन्सेप्ट आता है। तो ये जो फेज आपको दिखाया गया है, ये बहुत लॉन्ग ड्यूरेशन का प्रिडिक्शन है। ऐसा नहीं कि एक दो घंटे में या एक दो दिन में या एक दो महीने में करने वाली चीज़ है। ये एक पैटर्न है जो कि किसी भी ऑर्गेनिजम्स पे, किसी भी इंडिविजुअल्स पे अप्लाई हो सकता है, और उसके सारे फेज को देखने के लिए डिपेंड करेगा कि उसका लाइफ साइकिल कितने टाइम का है। जैसे अगर ह्यूमन स्पीसीज पे अगर आपको करना है तो ये चीज़ आपको थोड़ा लॉन्ग टाइम तक देखना रहेगा कि अब जैसे एक कोई कम्युनिटी होती है, पॉपुलेशन होता है, तो उस पॉपुलेशन में सारे लोग एक एज के नहीं होते हैं ना। जैसे अगर हम लोग अपनी बात करें तो हर सेकंड पे 6 बच्चे पैदा हो रहे हैं और हर सेकंड पे 4 लोग मर रहे हैं। तो पैदा होने और मरने की जो रेट है वो मतलब लगभग लगभग धीरे धीरे बराबर चल रही है। तो जो लोग मर रहे हैं उनकी एज अलग है, जो लोग पैदा हो रहे हैं उनकी एज अलग हो रही है। ऐसे ही बाकी चीज़ों पे भी फॉलो होता है। ओके, नाउ द मोस्ट इम्पॉर्टेंट लोटका वोल्टेरा मॉडल। ये मॉडल बेसिकली मैथमेटिक्स का है, मैथमेटिक्स के स्टूडेंट को पढ़ाया जाता है, लेकिन बायोलॉजिकल सिस्टम में इनका एप्लीकेशन दिया गया। तो इनसे जो सवाल आपका बनेगा वो क्या क्या बन सकता है। लोटका वोल्टेरा मॉडल किस चीज़ की स्टडी करने के लिए यूज किया जाता है, पहला चीज। राइट, किस प्रिंसिपल पे या किस कॉन्सेप्ट पे क्या है ये बेस्ड है। तो जो अभी आपने ग्रोथ का पैटर्न पढ़ा है, उन्हीं ग्रोथ पैटर्न में से किसी एक ग्रोथ बिहेवियर पे ये मॉडल क्या करता है, काम करता है। और किस लिए स्टडी, मतलब किस चीज़ के लिए स्टडी करता है, तो आपने अभी कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड किया था जहाँ पर आपको इंडिविजुअल का जो इंट्रैक्शन था पढ़ाया था, जिसमें आपको 5 टाइप के इंट्रैक्शंस पढ़ाए थे। जिसमें आपको मैंने पढ़ाया था कॉमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, कॉम्पिटिशंस, सिम्बायोसिस, प्रेडेटर एंड प्रे का रिलेशन, ये सारी चीज़ें आपको बताई थी। वहाँ पे बताया था कि किसी भी कम्युनिटी के जो इंडिविजुअल्स होते हैं उनमें 3 तरीके का इंट्रैक्शंस हो सकता है कि दोनों के लिए पॉजिटिव हो सकता है कि नेगेटिव हो सकता है कि न्यूट्रल हो। साइन दे करके आपको समझाया था कि पॉजिटिव हो सकता है, नेगेटिव हो सकता है, न्यूट्रल हो सकता है। अगर आप लोगों ने वो वीडियो देखा होगा तो शायद आपको समझ में आया होगा। तो उसी में एक आपका इंटरेक्शन था, दैट इज द कंपटीशन। दो स्पीसीज में कॉम्पिटिशन्स के बिहेवियर को स्टडी करने के लिए ये मॉडल क्या होता है, अप्लाई होता है। दूसरा, प्रेडेटर्स एंड प्रे का जो रिलेशनशिप है इसको भी। हाँ। अरे, ऐसे कैसे? अभी सुनाई दे रहा है? अच्छा, तो कहाँ से नहीं आया था आप लोगों को? ओके, ओके। सो मैंने आपको प्रीवियस जो वीडियो दिया था इकोलॉजी का, वहाँ पर आपको कम्युनिटी में इंटरेक्शन जो होते हैं उनके बारे में बताया था। जहाँ पर मैंने बताया था कि एक किसी कम्युनिटी के दो जो ऑर्गेनिज्म हैं उनमें पॉजिटिव रिलेशन भी हो सकता है, नेगेटिव रिलेशन भी हो सकते हैं, न्यूट्रल रिलेशन भी हो सकता है। राइट। तो उसमें आपको मैंने पढ़ाया था, जैसे सिम्बियोसिस पढ़ाया था, और कॉमेंसलिज्म पढ़ाया था, एमेंसलिज्म पढ़ाया था, कॉम्पिटिशन्स पढ़ाया था, प्रे एंड प्रेडेटर पढ़ाया था। सो लोटका वोल्टेरा जो मॉडल है ये आपका 2 टाइप के इंटरेक्शंस पे क्या करता है, काम करता है। मतलब ये मॉडल आप ऐसे कम्युनिटी के इंटरेक्शंस के लिए यूज कर सकते हैं जहां पर एक कम्युनिटी के दो इंडिविजुअल्स के बीच में कॉम्पिटिशन्स वाला इंटरेक्शंस हो या प्रे एंड प्रेडेटर वाला क्या हो, इंटरेक्शंस हो। सो कीप इन माइंड, लोटका वोल्टेरा मॉडल ऑलवेज act on the study to find out the competitions between the two organism of a ecosystem, और प्रे एंड प्रेडेटर मॉडल के नाम से भी ये जाना जाता है। तो ये दो ऐसे इंटरेक्शंस हैं, नंबर पहला कॉम्पिटिशंस और दूसरा प्रे एंड प्रेडेटर्स। इन दोनों ही कम्युनिकेशंस को या इन दोनों ही इंटरेक्शंस को स्टडी करने के लिए लोटका बोल्डेरा मॉडल दिया गया और इससे स्टडी आप करते हैं। सो लोटका बोल्डेरा। अरे भाई, कंपटीशन,
कॉम्पिटिस कॉम्पिटिशन जो होते हैं वो इंटर स्पेसिफिक भी होते हैं और इंट्रा स्पेसिफिक भी होते हैं। नहीं नहीं, कॉम्पिटिशन्स जो होते हैं वो दोनों तरीके का होता है, इंटर स्पेसिफिक भी होता है, इंट्रा स्पेसिफिक भी होते हैं। मतलब अपने ही मतलब अपने ही पॉपुलेशन से भी होता है और दूसरे वैरायटी की स्पीसीज से भी कॉम्पिटिशन्स होता है। क्योंकि एक पॉपुलेशन मतलब एक इकोसिस्टम में पाए जाने वाले दो स्पीसीज का कोई एक चीज रिसोर्स कॉमन हो सकता है। जैसे वाटर सबको चाहिए, चाहे वो आपका डॉग हो, एलिफेंट हो, चाहे कोई भी हो या हम हो। तो एक ही इकोसिस्टम में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे, वाटर के लिए कंपटीशन वहाँ पे हो सकती है। कोई ऐसी और भी चीज़ आएगी जो कि कॉमन हो सकता है। तो कॉम्पिटिशन्स हमेशा दोनों तरीके के होते हैं, इंटर स्पेसिफिक और इंट्रा स्पेसिफिक, बिटवीन द स्पीसीज एंड विद इन द स्पीसीज। प्रे प्रेटर्स हमेशा अपोजिट में होता है, मतलब कि एक कोई शिकार होगा, एक कोई शिकारी होगा। जो शिकार होगा वो नहीं, वो सेम स्पीसीज में नहीं होगा। मैथमेटिकल मॉडल रिप्रेजेंटिंग द इंटरेक्शंस बिटवीन द टू कॉम्पिटिटिंग ऑर्गेनिज्म। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसके लिए वो यही है कि ये एक ऐसा मैथमेटिकल मॉडल है जिससे कि हम बेसिकली दो कॉम्पिटिटिव करने वाले ऑर्गेनिज्म के इंटरेक्शंस के बारे में स्टडी करते हैं या एनालिसिस करते हैं। इस लोटका बोल्टेरा मॉडल से आप ये बता पाते हैं कि कोई भी ऑर्गेनिज्म या कोई भी इकोसिस्टम में पाए जाने वाले दो ऑर्गेनिज्म जो आपस में कॉम्पिटिशन्स कर रहे हैं, उन ऑर्गेनिज्म में क्या पॉसिबिलिटी बन सकती है। क्या ऐसा हो सकता है कि वो दोनों में से कोई एक सर्वाइव करेगा, ये भी बताएगा। ये भी बताता है कि दोनों क्या आपस में कोएग्जिस्ट कर सकते हैं, ये भी बताता है। क्या आपको ये मॉडल आपको ये भी बताता है कि एक जो होगा वो आपका अच्छे से सर्वाइव कर पाएगा, दूसरा हो सकता है सर्वाइव ना करे या पूरी तरीके से एलिमिनेट आउट ही परमानेंटली हो जाए। तो ये इसके क्या होते हैं, पॉसिबल आउटकम्स होते हैं, जिनके बारे में हम लोग अभी आगे बात करेंगे। ऑल्सो यूज फॉर द प्रे प्रेटर इंट्रैक्शंस। तो दो पॉइंट आपको हो गए, पहला कंपटीशन वाले के लिए, दूसरा प्रे एंड प्रेटर इंट्रैक्शंस के टाइप्स के लिए। तो अगर आपसे पूछा जाएगा कॉमेंसलिज्म, एमेंसलिज्म, सिम्बियोसिस और ये सब लेकर के, तो आपको यहाँ पे ध्यान देना है कि ये लोटका बोल्टेरा जो मॉडल होगा वो सिर्फ और सिर्फ कॉम्पिटिशन्स और प्रे प्रेटर के इंट्रैक्शंस के टाइप को स्टडी करने के लिए क्या है, दिया जाता है। Competition is what? That is an interactions among the individuals striving for the same resources। किसी एक कॉमन रिसोर्सेज के लिए अगर आपस में जो भी ऑर्गेनिज्म हैं, अगर उनके लिए कॉम्पिटिशन्स हो रहा है, मीन्स ट्राई हो रही है पाने के लिए, तो उसे आप कॉम्पिटिशन्स के नाम से जानते हैं। जैसे आप सभी लोगों में क्या है, कॉम्पिटिशन्स है, क्योंकि आप सब लोग एक चीज़ को टारगेट किए हैं, दैट इज द CSIR का JRF। अब जो कोई भी कैंडिडेट यहाँ पे अपने आप को बेटर पोटेंट प्रूव कर पाएगा, उसको JRF का सर्टिफिकेट मिलेगा। Okay, so Lotka Volterra model is based on the logistic growth equations. Very good. So आपसे यहाँ से भी सवाल आपसे पूछे जाते हैं कि this model is based on what? So logistic वाले को और किस नाम से जानते हैं, जरा बताइए जल्दी से। ले, अभी जस्ट बताया। जे शेप्ड को अवनीत बोलते हैं एक्सपोनेंशियल, सॉरी, एक्सपोनेंशियल। और लॉजिस्टिक वाले को क्या बोलते हैं, सिग्मॉइड या एस शेप्ड। तो लोटका वोल्टेरा मॉडल जो होगा किस पे डिपेंड करेगा भैया, एस पे। तो इसको आप वहाँ पे याद रखें। यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसको आप बना लीजिएगा LBS, लोटका वोल्टेरा एंड एस मॉडल। तो आपको याद रखिएगा LBS, ठीक है। ये सिग्माइडल वाले पे या लॉजिस्टिक वाले इक्वेशंस पे क्या करता है, काम करता है। तो लॉजिस्टिक इक्वेशन क्या है, आपको दिया जाता है, दैट इज द dN/dt इज इक्वल टू R इंटू एन, ब्रैकेट में K माइनस एन डिवाइड बाई के। दिस इज द लॉजिस्टिक और एस शेप्ड मैथमेटिकल इक्वेशन। तो आपको इक्वेशन दे करके भी पूछ सकता है कि लोटका वोल्टेरा मॉडल कौन से इक्वेशंस पे काम करता है। तो ये इक्वेशंस भी आपको लिखा रहेगा। दूसरा वाला इक्वेशंस आपके पास ये था, दैट इज द dN/dt इज इक्वल टू R इंटू एन। ये इक्वेशन था, दैट इज द जे शेप्ड के लिए, और ये इक्वेशन है आपका किसके लिए, दैट इज द एस शेप्ड के लिए। तो इसको आप अच्छे से याद रखिएगा।
तो आपसे ये इक्वेशन देख करके भी इसका रिलेशन पूछा सकता है, आपसे ये देख करके ये भी आपसे पूछा जा सकता है, ये भी पूछा जा सकता है। तो कैसे भी करके पूछा जाए, आप पूरे तरीके से अपने आप को इक्विप्ड कीजिए। चाहे मैथमेटिकल एक्सप्रेशन दे करके पूछा जाए, चाहे आपका थ्योरेटिकल पॉइंट दे करके पूछा जाए, आपको अच्छे तरीके से याद रखना है। कैलकुलेशन यहाँ से नहीं आएगा, कैलकुलेशन के लिए आपको परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। So you have to just understand the what is the concept of Lotka-Volterra model, in which conditions you can use, and what the kind of a predictions and informations can be predicted by using such kind of a model in the biological system. This is basically a mathematical model and based and used for the mathematical concept, but is also used in the biological system. So क्या होगा, क्या क्या आउटकम इसके लिए आएंगे, ये आपको पता होना चाहिए। किस टाइप के कम्युनिटी पे या इंटरेक्शंस पे ये काम करेगा, ये पता होना चाहिए। कौन सा इक्वेशन इसमें फॉलो होगा, ये पता होना चाहिए। अगर आप इतनी चीज़ें जानते हैं लोटका वोल्टेरा मॉडल के लिए, सो दिस इज इनफ फॉर यू ऑल। हाँ जी। हाँ। हम्म। अरे भाई, कर्म में आपने देखा नहीं क्या अवनीत, बीच में आप सो गई लग रहा है। देखिए यहाँ, यहाँ पे देखिए। हाँ, और यहाँ पर आपको ऐसा दिख रहा है। तो यहाँ पे आपको क्या मतलब, एक ही मतलब समझा नहीं है। हाँ हाँ बिल्कुल। तो टर्म अलग अलग तो है। नहीं नहीं, टर्म आपको सेम कहाँ यूज किया गया है? दोनों के लिए अलग अलग तो यूज किया गया। तो ये यही तो है लॉग फेज या एक्सपोनेंशियल। ये टर्म है लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन, और वो भी टर्म है एक्सपोनेंशियल ग्रोथ इक्वेशन। लॉग, लैग या एक्सपोनेंशियल, ये आपके फेज के पार्ट हैं। किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो ग्रोथ का बिहेवियर होता है, चाहे माइक्रोब्स हो या और भी कोई हो, उनके ग्रोथ के बिहेवियर को एक ग्राफ के फॉर्म में, जहाँ पे उनके पॉपुलेशन की साइज और टाइम, इन दोनों के बीच में जब ग्राफ प्लॉट किया जाता है, तो वहाँ पे तीन टर्म दिए जाते हैं, लैग, लॉग एंड एक्सपोनेंशियल, या लैग, लॉग या डिक्लाइन। आप उसको इसके नाम से मिक्स मत कीजिए। ये लॉजिस्टिक अलग मतलब है, लॉग अलग मतलब है। हाँ। अच्छा, यहाँ भी कन्फ्यूजन हो गया, मुझे तो लगा नहीं कि यहाँ होना चाहिए। ओके, सो ये आपका है, दैट इज़ द वो इक्वेशन जिसपे कि एक काम करता है, जिसको कि आप लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशंस के नाम से जानते हैं। सो व्हाट आर द पॉसिबल आउटकम फॉर द लोटका वोल्टेरा मॉडल, ये ही आपके लिए इंपॉर्टेंट है जानना। वैसे ये तीनों पॉइंट भी बहुत इंपॉर्टेंट थे, जिनको कि मैंने यहाँ पे अंडरलाइन किया था। आप लोग जब नोट्स बनाइए तो प्लीज़ आप अपने पेन से या हाइलाइटर से जो भी कर रहे हैं, उसको थोड़ा सा मेंशन कीजिए कि इन चीज़ों पे आपका सवाल बनता है। सो क्या क्या पॉसिबिलिटी बनेगी? नंबर पहला, ओनली वन स्पीसीज सर्वाइव। जब दो ऑर्गेनिज्म में, मान लीजिए आपका ऑर्गेनिज्म ए है, ऑर्गेनिज्म आपका बी है, अगर इन दोनों में क्या हो रहा होगा, कॉम्पिटिशन हो रहा होगा, तो पॉसिबिलिटी एक आपकी बनती है कि इन दोनों में से कोई एक अल्टीमेटली क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। या तो आपका ए करेगा, या तो क्या करेगा, बी करेगा। ऐसा कंडीशंस भी आपका बन सकता है, ऐसा कंडीशंस भी आता है। कब होगा? व्हेन वन विद ग्रेटर नेगेटिव इफेक्ट ऑन इट्स कॉम्पिटिटर। जब किसी भी ऑर्गेनिज्म का जो नेगेटिव, मान लीजिए कि ए वाले का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है वो बी वाले में बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशंस में बी अपने आप को सर्वाइव नहीं करा पाएगा, ए क्या करेगा, सर्वाइव करा लेगा। या अगर बी वाले का नेगेटिव इम्पैक्ट ए वाले पे क्या है, बहुत ज़्यादा है, तो उस कंडीशंस में बी वाला क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, और ये नहीं कर पाएगा। सो लोटिका बोल्टेरा मॉडल के कॉम्पिटिशन या प्री प्रेडिटर के इंटरेक्शंस के बाद उन्होंने बायोलॉजिकल सिस्टम में जो आउटकम दिया वो यही था कि पहला,
कि हो सकता है कि जिन 2 ऑर्गेनिज़म में कॉम्पिटिशन्स हो रहा है या जिन 2 ऑर्गेनिज़म में प्रे प्रेडेटर का इंटरेक्शंस है, उसमें से पहला कंडीशन बनेगा कि एक क्या करेगा, सर्वाइव करेगा। सर्वाइव करने के लिए कंडीशन उन्होंने यही दिया कि जब ग्रेटर नेगेटिव इफेक्ट होगा एक वाले का किसी दूसरे वाले पर, तो उस कंडीशन में सिर्फ एक ही कोई क्या करेगा, सर्वाइव कर पाएगा। बोथ स्पीसीज को एग्जिस्ट डेफिनेटली, हो सकता है कि लगातार दोनों ही ऑर्गेनिज्म आपस में एक साथ में क्या कर सकें, एग्जिस्ट कर पाएँ। उसके लिए इन्होंने कंडीशन दिया था कि व्हेन इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज़ लेस इंटेंस देन इंट्रा स्पेसिफिक। मतलब यहाँ पे ऑर्गेनिज्म ए है, यहाँ पे ऑर्गेनिज्म आपका बी है। इसके पॉपुलेशन ए है, इसकी पॉपुलेशन क्या है, आपकी बी है। इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज़ लेस, मतलब इन दोनों में जो आपका कंपटीशन है उसकी भावना क्या हो, कम हो एज कंपेयर टू दिस वन के। ऐसे कंडीशंस में ये दोनों में चूंकि कंपटीशंस बहुत ज़्यादा नहीं होगा, कम होगा, तो उस कंडीशंस में दोनों ही आपस में क्या करेंगे, साथ साथ में काम कर सकते हैं, साथ साथ में सर्वाइव कर सकते हैं। तो जब कभी किसी एक कम्युनिटी में, किसी एक पॉपुलेशंस में दो जो आपकी स्पीसीज हैं, अगर उन दोनों स्पीसीज में कंपटीशंस का लेवल क्या हो, बहुत कम हो एज कंपेयर टू तो उनके खुद के पॉपुलेशंस में, तो उस कंडीशंस में पॉसिबिलिटी बनती है कि दोनों को एग्जिस्ट कर सकते हैं साथ साथ लॉन्ग टाइम तक के लिए। ये बड़े ही इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं, आप इनको बहुत अच्छे से समझ लीजिएगा। ये कंडीशन दे करके ही आज से पूछे जाते हैं कि कब क्या होगा, को एग्जिस्ट करने के लिए कंडीशंस क्या हो सकता है। यही वैल्यू आपको दी जाएगी इंट्रास्पेसिफिक का और इंट्रास्पेसिफिक का। तो आप ध्यान दीजिएगा, इंट्रा का मतलब होता है विद इन द स्पीसीज, विद इन द स्पीसीज, और इंटर का मतलब होता है बिटवीन द स्पीसीज। तो जैसे यहाँ पे ये क्या होगा, दैट इज द इंटर। यहाँ पे ए और ए है, यहाँ पे क्या होगा, इंट्रा। क्लियर है? अरे मेरी आवाज़ फिर चली गई क्या? अच्छा, हमें लगा कि मैं फिर गायब हो गया। तीसरा कंडीशंस है द स्पीसीज बिगिनिंग एट हायर डेंसिटी परसिस्ट एंड अदर इज एलिमिनेटेड। हो सकता है कि शुरू शुरू में किसी एक का पॉपुलेशन बहुत ज़्यादा हो और दूसरे वाले का कम हो, तो उस कंडीशंस में वो क्या करेगा, दूसरा वाला एलिमिनेट आउट हो जाएगा। ये पॉसिबिलिटी भी बनती है। ऐसा कब होगा, जब इंटर स्पेसिफिक कंपटीशन इज स्ट्रॉन्गर देन द इंट्रा स्पेसिफिक। जस्ट उल्टा, जब यहाँ पे ए और बी के बीच का जो कॉम्पिटिशन्स है वो बहुत ज़्यादा हाई हो एज कंपेयर टू ए वाले का या बी वाले का, तो यहाँ की वैल्यू अगर ज़्यादा होगी तो उस कंडीशंस में जिसकी पॉपुलेशन ज़्यादा होगी, जिसका डोमिनेटिंग नेचर होगा, वो क्या करेगा, सर्वाइव करेगा, दूसरे वाले को क्या करेगा, पूरी तरीके से एलिमिनेट आउट कर देगा। तो ये तीन कंडीशंस थे या तीन पॉसिबल आउटकम थे कॉम्पिटिशन्स एंड प्री प्रेडेटर के रिगार्डिंग में लोटका बोल्टेरा मॉडल के थ्रू। तो लोइटका वोल्टेरा मॉडल के बारे में आपको 6 पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखनी है। नंबर पहला, क्या है ये, तो एक मैथमेटिकल मॉडल है। किस लिए है, कंपटीशन एंड प्री प्रेडेटर के इंटरेक्शंस के बारे में स्टडी करता है या इनके बारे में इंफॉर्मेशन देता है। किस चीज़ पे बेस्ड है, तो लॉजिस्टिक ग्रोथ इक्वेशन पे बेस्ड है, जिसको कि हम इस तरीके से रिप्रेजेंट करते हैं। क्या इसके पॉसिबल आउटकम है, तो नंबर पहला कि कॉम्पिटिशन्स के या प्री एंड प्रेडेटर के इंटरेक्शंस में पॉसिबल है कि एक कोई और नियम रह पाएगा, पॉसिबल है कि दोनों ही रह सकते हैं, पॉसिबल है कि जिसका ज़्यादा संख्या होगा वो दूसरे वाले क्या करेगा, लिमिट आउट कर देगा। ये तीन पॉसिबिलिटी यहाँ पे बनती है लोटका बुल्टेरा मॉडल के लिए। सो आप सभी लोगों का स्वागत है। पहले आप लोग देख लीजिए कि लोटका बुल्टेरा मॉडल आपको अच्छे समझ में आया है कि नहीं आया है, और क्या अब इससे अगर आपको सवाल आएगा तो आप कर पाएंगे या नहीं कर पाएंगे। तो जल्दी से अपने इस चीज़ को रिवाइज कीजिए, अगर कोई डाउट है तो उसको पूछ लीजिए, फिर आगे हम लोग बढ़ते हैं। क्या? हाँ, ये आपको बताया गया है कि ऐसा कंडीशंस हो जहाँ पे 2 ऑर्गेनिज़्म जो पढ़ रहे हैं, दैट इज़ ए एंड बी, उसमें से एक किसी ऑर्गेनिज़्म का जो नेगेटिव इम्पैक्ट है दूसरे वाले पर वो बहुत ज़्यादा हो। ग्रेटर नेगेटिव इफेक्ट ऑन इट्स कॉम्पिटिटर। इसके कॉम्पिटिटर इसका कौन है, बी वाला है। तो बी वाले के ऊपर ए वाले का इफेक्ट अगर बहुत ज़्यादा होगा तो बी वाला क्या करेगा, नहीं कर रह पाएगा, ये आपका रह पाएगा। अगर बी वाले का इफेक्ट बहुत ज़्यादा होगा ए वाले पे, तो ये नहीं रह पाएगा, ये क्या करेगा, आपका रह पाएगा। तो कंडीशन आपको दिया गया कि किस कंडीशन में आपका एक कोई चीज़ सर्वाइव कर पाएगी या एक स्पीसीज सर्वाइव कर पाएगी।
ओके, आज की क्लास खत्म होने के बाद आप सब लोग लोटका बोल्टेरा मॉडल से क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे और ग्रोथ फॉर्म से सिर्फ क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे, बनाएंगे। और कल की जब क्लास होगी तो उसमें आप बताएंगे कि आपको कहाँ प्रॉब्लम आई है। और पेपर में क्वेश्चंस आपको मिलेंगे, देखिए मतलब मिल जाएंगे आसानी से। ओके, नाउ हम लोग मूव करेंगे थर्मो। क्या? हाँ, अभी आपको पढ़ाएंगे वो भी। इकोलॉजी में कई सारी चीज़ें हैं जो कि आपको पढ़नी है भी है, जो कि इम्पोर्टेंट है। लेकिन ये लोटका बोल्टेरा मॉडल। अरे बड़ा इको हो रहा है। अच्छा ठीक है, पहले ये टॉपिक को हम लोग खत्म कर लें, फिर इसके बाद और चीज़ें डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट आपका है थर्मो रेगुलेशंस ऑन होम्योस्टैटिस। ये टॉपिक बेसिकली फिजियोलॉजी का है। सो आपके दिमाग में ये बात आ रही होगी कि हम लोगों को इकोलॉजी में क्यों पढ़ना पड़ रहा है फिजियोलॉजी की चीज़ों को लेकर के। सो बेसिकली इस टॉपिक का जो रिलेशन है वो आगे जो आप रूल्स पढ़ेंगे, जिसको आप जियोलॉजिकल या इकोलॉजिकल रूल के नाम से जानते हैं, उन रूल्स को समझने के लिए पहले आपको इस कॉन्सेप्ट का जानना बहुत ही ज़रूरी है। थर्मो रेगुलेशन, जैसा कि आपको समझ में नहीं आ रहा है कि टेम्परेचर का या हीट का रेगुलेशन करना। होम्योस्टैटिस बेसिकली लिविंग सिस्टम की एक ऐसी प्रॉपर्टी होती है जिसकी वजह से या जिसके थ्रू वो अपने इंटरनल कंडीशंस को, इंटरनल टेम्परेचर को कांस्टेंट बना कर रखते हैं व्हाट एवर द टेम्परेचर ऑफ एक्सटर्नल इन्वायरमेंट। बाहर का टेम्परेचर चाहे जो भी कुछ हो जाए, लेकिन अंदर का टेम्परेचर कांस्टेंट बना रहेगा। ऐसी एबिलिटी को, ऐसे प्रॉपर्टी को आप होम्योस्टैटिस के नाम से जानते हैं। और टेम्परेचर को मेंटेन करना या रेगुलेट करने की प्रोबेबिलिटी को या उसके फिनोमेना को आप थर्मो रेगुलेशन के नाम से जानते हैं। इस प्रॉपर्टी के बेसिस पे पूरे ऑर्गेनिज्म को बेसिकली, पहले आप इनको डेफिनेशन देख लीजिए थर्मो रेगुलेशन का या होम्योस्टैटिस का। प्रॉपर्टी टू रेगुलेट इट्स इंटरनल इन्वायरमेंट टू मेंटेन स्टेबल एंड कांस्टेंट कंडीशंस अंडर द डिफरेंट एक्सटर्नल कंडीशन। अलग अलग बाहर के कंडीशंस में भी शरीर के अंदर का, बॉडी के अंदर का कंडीशंस स्टेबल बना करके रखना, कांस्टेंट बना करके रखने की प्रॉपर्टी को आप होम्योस्टैटिस के नाम से जानते हैं। सो पार्ट बी में ये डेफिनेशन ही आपसे पूछ लिया जाता है और स्टेटमेंट आपको दे दिया जाएगा, और कि आपको उसमें से कौन सा सही स्टेटमेंट डिफाइन करता है होम्योस्टैटिस को। तो याद रखिएगा, इंटरनल इन्वायरमेंटल कंडीशंस को स्टेबल बनाकर रखना है डिफरेंट डिफरेंट इन्वायरमेंटल कंडीशंस में। इसकी प्रॉपर्टी के बेसिस पे पूरे ऑर्गेनिजम्स को, मीन्स पूरे एनिमल्स को दो कैटेगरी में क्या किया गया, डिवाइड किया गया। नंबर पहला, ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास एबिलिटी थी कि वो अपने टेम्परेचर को, बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, उनको नाम दिया गया दैट इज द वार्म ब्लडेड एनिमल्स या एंडोथर्मिक एनिमल्स और होम्योथर्मिक एनिमल्स। सो इन तीनों नाम का मतलब एक ही है, दैट इज द ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि अपने बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट बना करके रख सकते हैं। आप बाहर का टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो जाए, जैसे हम सभी लोगों की बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस ऑलवेज मेंटेन होती है, चाहे बाहर का इस टाइम पे 45 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर है उस टाइम पे भी, या कोल्ड के टाइम पे 18 से लेकर के 20 या कह सकते हैं 16 से लेकर के 18 या 12 भी आ जाता है। इतना भी अगर होगा तो भी कंडीशन आपकी बॉडी को कितना रहेगा, 37 ही रहेगा। तो हमारे पास वो एबिलिटी है कि बेसिकली हम अपने बॉडी के इंटरनल टेम्परेचर को मेंटेन कर सकते हैं, चाहे बाहर का टेम्परेचर कुछ भी होता रहे, मतलब कि चाहे वो आपका कम हो चाहे ज़्यादा हो। 10-15 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का वेरिएशन होने के बावजूद भी आपकी बॉडी का टेम्परेचर हमेशा स्टेबल और कांस्टेंट ही रहता है। ऐसे टाइप के ऑर्गेनिज्म को आप होम्योथर्मिक, एंडोथर्मिक, वार्म ब्लडेड एनिमल्स के नाम से जानते हैं। सो जितने भी कॉर्डेट्स आते हैं उन कॉर्डेट्स में आपने क्लासिफिकेशन पढ़ा है, फिशेस का, रेप्टाइल्स का, बर्ड्स का, मैमल्स का, एम्फीबियंस का। उन सभी में दो ऐसे फाइलम हैं जो कि वार्म ब्लडेड में आते हैं। पीजीटी बायोलॉजी की जो लोग तैयारी करते हैं वहाँ पे सवाल आपसे ये पूछा जाता है। सो देख लीजिए कि इनका क्या मीन है और क्या इसके एग्जांपल्स हैं। सो ऑर्गेनिजम्स एबल टू मेंटेन देयर बॉडी टेम्परेचर एट कांस्टेंट इरिस्पेक्टिव ऑफ द एक्सटर्नल टेम्परेचर। बाहर का टेम्परेचर चाहे कुछ भी हो जाए, लेकिन उनके बॉडी का टेम्परेचर क्या होगा, कांस्टेंट होगा। ऐसे ऑर्गेनिज्म को हम होम्योथर्मिक और एंडोथर्मिक और वार्म ब्लडेड एनिमल्स के नाम से जानते हैं। एग्जांपल्स में आपका आता है दैट इज द बर्ड्स एंड। ये दो ऐसे फाइलम्स हैं, मीन्स जो कि आपका बेसिकली एबिलिटी रखते हैं अपने टेम्परेचर को बॉडी के मेंटेन करने के लिए। इसके बाद रिमेनिंग जो आपके बचते हैं फिशेस, एम्फीबियंस और रेप्टाइल्स, वो सभी के सभी कैसे होंगे, कोल्ड ब्लडेड होंगे, जिसको कि आप आइक्लोथर्म के नाम से जानते हैं, एक्टोथर्मी के नाम से जानते हैं या कोल्ड ब्लडेड के नाम से जानते हैं। इनके बॉडी में ऐसा सिस्टम नहीं होता कि ये बाहर के टेम्परेचर का चाहे जो भी वेरिएशंस आए वो अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट बना करके रख सकें। इनकी बॉडी का टेम्परेचर बाहर के टेम्परेचर के अकॉर्डिंग ही घटता और बढ़ता रहता है। ऐसे काइंड के ऑर्गेनिज्म को बेसिकली हम बोलते हैं पाइक्लोथर्म और एक्टोथर्म और कोल्ड ब्लडेड एनिमल्स। मीन्स ऐसे ऑर्गेनिज्म जिनके पास ये एबिलिटी नहीं है कि वो अपनी बॉडी के टेम्परेचर को कांस्टेंट बना करके रख पाए।
और उस कैटेगरी में आने वाले कौन-कौन से एनिमल्स हैं, दैट इज़ द फिशेस हैं, रेप्टाइल्स हैं और एम्फीबियंस हैं। ये आपके पीजीटी बायोलॉजी में सवाल बहुत ही फ्रीक्वेंटली पूछे जाते हैं, तो जो लोग भी तैयारी कर रहे होंगे उनके लिए ये क्वेश्चंस बनता है। ओके, सो इस टेम्परेचर्स के और रेगुलेटरी के मेथड के बेसिस पे दे करके कुछ रूल्स दिए गए हैं और उन रूल्स के बारे में आपसे सवाल सीएसआईआर के पार्ट बी में सवाल पूछे जाते हैं। इंसेक्ट इन्वर्टिब्रेट्स होते हैं। इंसेक्ट जो होते हैं वो इनवर्टिब्रेट्स होते हैं और इनवर्टिब्रेट्स का यहाँ पे क्लासिफिकेशन आपको नहीं बताया गया, सारे के सारे आपके वर्टिब्रेट्स बताए गए। थर्मो रेगुलेशन की जो प्रॉपर्टी है वो इनवर्टिब्रेट्स में नहीं आता क्योंकि वहाँ पे ऐसा सिस्टम नहीं पाए जाते। इंसेक्ट्स इज द मेंबर ऑफ आर्थ्रोपोडा। आर्थ्रोपोडा मेंबर के ये फाइलम के मेंबर होते हैं। एलन्स रूल क्या बताता है आपको? बेसिकली ये इकोलॉजिकल रूल्स की कैटेगरी में आता है। वार्म ब्लडेड एनिमल्स टेंड टू हैव शॉर्टर एक्सट्रीमिटीज इन कोल्डर क्लाइमेट दैन दे हैव वाइवर क्लाइमेट। अगर कोई भी वार्म ब्लडेड एनिमल्स है, राइट, और अगर वो कोल्डर कंडीशंस में रह रहा है तो उस कंडीशंस में पाए जाने वाले जो ऑर्गेनिज्म होंगे उसी सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म का जो कि आपका वार्म ब्लड में रह मतलब वार्मर क्लाइमेट में रह रहा होगा, उसके कंपेरिजन में अगर आप देखेंगे तो उनके जो एक्सट्रीमिटीज होंगे, एक्सट्रीमिटीज का मतलब हाथ पैर नाक कान ये सब सारी जो चीज़ें होती हैं, इन सब का जो साइज होगा वो वेरिएशन देखने को मिलेगा। तो ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि आपके वार्म ब्लडेड में आते हैं हैव शॉर्टर छोटे एक्सट्रीमिटीज होंगे जो कि कोल्डर कंडीशन में रहेंगे, मीन्स जहाँ पे ठंडक पड़ेगी, और ऐसे जगह पे जहाँ पे आपका टेम्परेचर बहुत ज़्यादा हाई होगा, वार्मर होगा, वहाँ पे क्या होगा, बड़े पाए जाएंगे। तो एक्सट्रीमिटीज के साइज को लेकर के ये एक जनरल रूल दिया गया कि ऐसे वार्म ब्लडेड एनिमल्स जो कि कोल्ड कंडीशंस में रहते हैं उनके हाथ पैर और कान का जो साइज होता है वो छोटा होगा, एक्सट्रीमिटीज की साइज छोटी होगी एज कम्पेयर टू द उसी सेम स्पीसीज के ऑर्गेनिज्म जो कि आपका क्या रह रहा है, दैट इज द कोल्ड हॉटर रीजन में रह रहा है। तो जैसे अगर आपके अपने इंडिया के मैप की अगर हम लोग बात करें तो इंडिया के मैप में अगर आपको यहाँ पे देखना हो, बड़ा ही रफ डायग्राम बनाया मैंने बट फिर भी समझ जाइए। ये आपका क्या है, लद्दाख का रीजन है, मतलब कश्मीर है, और ये क्या है, आपका केरला है। यहाँ पे टेम्परेचर काफ़ी ज़्यादा क्या रहता है, लो रहता है, और यहाँ पे क्या रहेगा, आपका हाई रहता है। तो ये यही बताना चाहते हैं कि अगर ह्यूमन स्पीसीज अगर आपका यहाँ पे है और यहाँ पे है तो इन दोनों के एक्सट्रीमिटीज़ का साइज़ अगर आप देखेंगे तो वेरी दिखाई देगा। यहाँ के लोगों का हाथ पैर का जो साइज़ होगा, फिंसेस जो फिंगर्स होंगे उनकी साइज़ क्या होगी, छोटी होगी, और जबकि यहाँ के लोगों का क्या होगा, बड़ा होगा। इसी रूल्स को बताता है, दैट इज़ द एलन्स रूल, राइट। इन्होंने बहुत सारे वाइल्ड लाइफ। बात 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 बॉडी के साइज की नहीं हो रही, एक्सट्रीमिटीज की हो रही है। एक्सट्रीमिटीज का मतलब होता है जो आपके छोटे छोटे अंग होते हैं बॉडी के पार्ट्स। नहीं, ऐसा नहीं है। मतलब अगर आप सही से ऑब्जर्वेशंस करेंगे उनके बॉडी के साइज पे आप मत जाइए। बॉडी के साइज आपकी आपके यहाँ के लोगों की जितनी साइज है उसको और उनको इक्विवेलेंट कर लीजिए, फिर आप उनके एक्सट्रीमिटीज को मेजरमेंट करेंगे तो आपको मिलेगा कि वहाँ के लोगों का शॉर्टर है। आप बॉडी के साइज़ के अकॉर्डिंग करेंगे तो नहीं। जैसे सपोज़ कीजिए कि अगर कोई इंडिया मतलब जो कोल्डर रीजन का रह रहा है और कोई जो हॉटर रीजन का रह रहा है, दोनों रीजन के 5 फीट को आप ले लीजिए हाइट को, और 5 फीट के अकॉर्डिंग आप उनके बॉडी के जो एक्सट्रीमिटीज़ हैं उनको मेज़रमेंट कीजिए। तब जाकर के आप देखेंगे कि आपको वार्मर जो रीजन पे पाए जाने वाले जो इंडिविजुअल्स होंगे उनकी साइज़ आपको बड़ी दिखाई देगी, जबकि जो कोल्डर पे होंगे उनकी साइज़ आपकी छोटी दिखाई देगी। आपको सारी जगह पे सही दिखाई देंगे, थोड़ा-सा आपको ऑब्जर्वेशंस करने के लिए और समय देना पड़ेगा। ये रूल्स ऐसे ही नहीं बनाए गए हैं। ये बहुत सारे एक्सपेरिमेंट करने के बाद तब जाकर के कोई रूल होता है, और ये रूल ऐसे वर्ल्ड वाइड अप्लाई होता है। मतलब ऐसा नहीं है कि हाँ कहीं छोटे जगह पे या किसी एक चीज़ पे फॉलो होगा। यहाँ पे देखिए आपको दिखाया जा रहा है इनके ये वाले पार्ट को, इनको का आप एक्सट्रीमिटीज़ बोलते हैं, ये वाले पार्ट को। इनके ये कान हैं, इनके हाथ, ये पैर हैं, तो ये आपको दिख रहा है कि ये कोल्डर रीजन में पाए जाते हैं और ये आपके क्या है, हॉटर रीजन में पाए जाते हैं। तो जैसे जैसे हॉटनेस का लेवल बढ़ रहा है तो वैसे वैसे उनके एक्सट्रीमिटीज़ क्या हो रहे हैं, लॉन्ग होते जा रहे हैं। फ्रॉम द नॉर्थर्न आर्टिक टू हियर
थ्रू द मोर साउदर्न डेजर्ट जैकरबिट्स। तो जहाँ पे गर्मी है वहाँ पे जो इनके साइज़ हैं वो क्या है ज़्यादा बड़े हैं, जहाँ पे ठंडक है वहाँ पे साइज़ क्या है आपकी छोटी है। ओके। उसके पीछे का रीज़न बायोलॉजिकल जो है वो ये है कि जैसे आपने फ़ील किया होगा कि जब आपकी ठंडी की टाइम आती है तो जब आप सोते हैं तो आपके सोने के टाइम पे आपकी बॉडी का एरिया कम हो जाता है। आप अपने हाथ को, पैर को क्या करते हैं एकदम सिकुड़ करके सोते हैं। ऐसा क्यों करते हैं आप? क्योंकि जितने कम से कम एरिया का एयर आपको कॉन्टैक्ट करेगा, उतना कम आपको क्या करेगी ठंडी लगेगी। आप अपने पूरे बॉडी के साइज़ को जितना मिनिमम हो सकता है, आपका बिस्तर बड़ा होता है लेकिन आपके आपके एरिया आपकी बॉडी का जो एरिया होता है मिनिमम से मिनिमम एरिया में आप अपने आप को क्या करते हैं एडजस्ट कर लेते हैं। ये बात अलग है कि जब आपकी बॉडी हीट हो जाती है, रज़ाई गर्म हो जाता है तो आपके पैर थोड़े से खुल जाते हैं, हाथ थोड़ा-सा खुल जाता है, थोड़ी देर बाद आपकी रज़ाई भी खुल जाती है। लेकिन जब ठंड ज़्यादा होती है तो आपकी रज़ाई भी एकदम पूरी चारों तरफ से पैक होती है, हाथ-पैर आपके सिकुड़े हुए होते हैं। तो जितना ज़्यादा ठंडा होता है, ठंड के टाइम पर आप अपनी बॉडी के एनर्जी को बचाना चाहते हैं, उसके लिए आपकी कोशिश यही रहती है कि आप अपने हाथ-पैर को सिकोड़ करके रखते हैं, ताकि जितना कम से कम एरिया के एयर को आप कॉन्टैक्ट करेंगे, उतना आपको ठंडा कम फ़ील होगा और जितनी ठंडक कम फ़ील होगी, आपकी बॉडी में एनर्जी जनरेट करने की उतनी ही आवश्यकता क्या होगी, कम होगी। जैसे आपने नॉर्मल। हाँ, बिल्कुल। आप ठंड में जब आप सोइए तो आप समझ जाइएगा कि आपने एल-एल रूल को फ़ॉलो किया है। ठीक है? ठंड के टाइम पे जब आप सो बीइंग टीचर मेरा यही काम है प्रियंका एंड पूजा कि आपको ऐसे टाइम पे ऐसे एग्ज़ाम्पल दिए जाए जो कि आपकी लाइफ़ से रिलेवेंसी रखती है और वो एग्ज़ाम्पल्स आपको ऑल टाइम याद रहते हैं। ओके। तो हाँ, और बेसिकली यहाँ पर आप ये भी देख सकते हैं कि जैसे ठंड के टाइम पर आपके खाना खाने की रेट थोड़ी बढ़ जाती है। जैसे अभी गर्मी चल रहा है ना, तो मतलब खाना की तरफ देखने का मन नहीं करता। ऐसा लगता है कि अरे मतलब बहुत हो गया, बस पानी वाला लिक्विड वाला चीज़ कोई अगर मिलता रहे, तो आप उससे बहुत अच्छा फ़ील करते हैं। लेकिन ठंड के टाइम पर आपकी भूख बहुत ज़्यादा लगती है। उसके पीछे का बायोलॉजिकल रीज़न क्या है? सिर्फ़ एक, ठंड के टाइम पर आपकी बॉडी को टेम्परेचर जैसे आपने पढ़ा ना कि वार्म ब्लडेड एनिमल हैं अपनी बॉडी के टेम्परेचर को मेंटेन करेंगे। तो उस टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए आपकी बॉडी में मेटाबॉलिक रिएक्शंस ज़्यादा होते हैं और मेटाबॉलिक रिएक्शंस के दौरान ही आपकी बॉडी क्या करती है एनर्जी और हीट को क्या करती है जनरेट करती है। तो जब कभी भी आपकी बॉडी में मेटाबॉलिज्म ज़्यादा होगा तो आपको फूड की इंटेक क्या होगी ज़्यादा होगी। दैट इज़ वाई आप ठंड में जो कि शॉर्ट टाइम का होता है डे, फिर भी आपको 2 बार खाने का 3 बार खाने का मन करता है और आप बड़े इच्छा से भरपूर खाना खाते हैं, ताकि आपकी बॉडी जो अपने टेम्परेचर को कांस्टेंट बनाए रखने के लिए अंदर में काम कर रही है, उस काम को करने के लिए जो फ्यूल चाहिए वो है आपका फूड। वो फूड आप सप्लाई करते रहते हैं। उल्टा हो जाता है जब आपकी गर्मी कंडीशन होती है। बाहर का टेम्परेचर क्या होता है बहुत ज़्यादा हाई हो जाता है। आपकी बॉडी का टेम्परेचर 37 डिग्री सेल्सियस, बाहर का 42, 43, 45 चल रहा है। लगभग 6 से 7 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर का क्या होता है वेरिएशंस होता है। तो इस टाइम पे बॉडी आपको क्या करती है, जब आपकी बॉडी में टेम्परेचर बहुत आपकी बॉडी जब हीट होती है तो स्वेटिंग होता है। पानी आप उससे इवापोरेट करते हैं ताकि टेम्परेचर को डाउन किया जाए और स्वेटिंग करने के लिए मतलब पसीना बहाने के लिए क्या चाहिए होता है लिक्विड चाहिए होता है। दैट इज़ वाई आपको गर्मी में पानी या लिक्विड लेने की अर्घ ज़्यादा फील होती है एज़ कम्पेयर टू फूड पार्टिकल के, क्योंकि फूड खाएँगे तो आपको हीट होगी, हीट से आपको इरिटेशन होती है कि नहीं हमको हीट नहीं चाहिए, हमको क्या चाहिए ठंडा चाहिए। जब आप पानी पीते हैं तो वही पानी को बॉडी टेम्परेचर को मेंटेन करने के लिए इवापोरेट करती है, क्योंकि इवापोरेशन कॉजेस कूलिंग। प्राइमरी क्लासेस में पढ़ करके आए हैं आप लोग कि जब कभी भी आपको पसीना होता है तो आप वही फैन का हवा जब आप पसीने से होकर के आते हैं तो आपको बहुत ठंडा लगता है। 10 मिनट के बाद वही हवा आपको पंखा का गर्म लगने लगता है, just because of the evaporation. So evaporation is the mechanism to cool down the temperature of our body. So body regulate the level of evaporation higher. तो दैट इज़ वाई आपको लिक्विड लेने क्या करता है मन करता है। तो गर्मी में आप पानी इसलिए ज़्यादा पीते हैं क्योंकि आपकी बॉडी का टेम्परेचर कम रखना है। ठंडी में आप खाना इसलिए ज़्यादा खाते हैं क्योंकि आपकी बॉडी टेम्परेचर ज़्यादा रखना है। समझ आया? तो तो थोड़ा पानी ज़्यादा पीजिए और अपने टेम्परेचर को आप लोग कूल बना करके रखिए ताकि आपकी बॉडी को ज़्यादा एफर्ट्स लगाना ना पड़े और एलेवेंस रूल्स भी फॉलो होता रहे। सो 2016, 17, 18 3 साल लगातार ये एलेवेंस रूल से क्वेश्चन पूछे गए हैं। आप लोग सी एस आई आर पेपर को चेक करिए, पार्ट बी में सवाल ये पूछा गया है कि किस चीज़ से ये रिलेट करता है। तो आपको याद रखिएगा कि ये एक्सट्रीमिटीज़ की बात करते हैं, कहाँ गया ये वर्ड, ये इनके बारे में ये बताते हैं। इनका रिलेशन ये निकल करके आता है कि ठंडी में आप सिकुड़े हुए रहते हैं, शॉर्टर साइज होती है, गर्मी में आप फैल जाते हैं, बड़ा साइज रहता है।
नेक्स्ट आपका आता है बर्गमैन्स रूल्स, और ये बर्गमैन रूल्स बेसिकली आपको बताते हैं किस चीज़ को लेकर के, बॉडी के साइज़ को लेकर के। एलेंस ने बताया था एक्सट्रीमिटीज़ को साइज़ को लेकर के, मीन्स जो बाहर वाले बॉडी के पार्ट्स होते हैं, और बर्गमैन ने बताया था पूरे बॉडी के साइज़ को लेकर के। लार्जर बॉडी साइज इन एनिमल्स हैविंग इन कोल्डर क्लाइमेट दैन दोज ऑफ द वार्मर क्लाइमेट। इन्होंने बताया कि जो भी कोई ऑर्गेनिज्म आपका कोल्ड कंडीशंस में रहेगा, उसकी बॉडी का साइज क्या होगा, ज़्यादा बड़ा होगा एज कम्पेयर टू द दोज ऑफ द वार्मर वाले के, ठंड गर्मी वाले कंडीशंस में जो और चलिए, आपके सारे सवालों का जवाब इस क्लास में मिलता रहे, यही इस हाँ, वही कह रहे हैं कि इस क्लास का कह सकते हैं ना कि जो ब्यूटी वो यही है कि आपके मन में जो सवाल बने उसका सवाल का जवाब आपकी स्क्रीन पे दिखाई दे जाए। इससे अच्छी बात और क्या ही हो सकती है। सो बर्गमैन रूल को समझाने की मुझे ज़रूरत नहीं है, लग रहा है कि आप सब लोग काफ़ी समझदार हो गए हैं और समझ चुके हैं। तो हम लोग बढ़ते हैं ग्लॉगर्स रूल्स पे, और ये आपको बताता है पिगमेंटेशंस को लेकर के कि अगर आप कोई भी इंडिविजुअल्स वार्मर कंडीशन में रहता है तो उसकी बॉडी में पिगमेंटेशन ज़्यादा होते हैं, और जो कोई ऑर्गेनिज्म आपका कोल्डर कंडीशंस पे रहता है उसका उसमें पिगमेंटेशंस कम होते हैं। दैट इज़ वाई आप देखते हैं कि आपके इंडिया में जो कश्मीर में पाए जाने वाले ऑर्गेनिजम्स होते हैं उनकी बॉडी का कलर बहुत ही फेयर होता है, जबकि जो केरला कर्नाटका इधर पाए जाते हैं सबके सब क्या होते हैं, काले होते हैं, क्योंकि उनका रंग बेसिकली पिगमेंटेशन ज़्यादा बनाता है। टेम्परेचर इज़ वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट फैक्टर फॉर द पिगमेंटेशन। दैट इज़ वाई आप धूप में निकलते हैं तो आपके चेहरे का रंग डल हो जाता है, और तभी तो यहाँ के लोगों का देखिए क्रीम कलर होता है, ना तो बहुत ज़्यादा गोरे होते हैं, ना तो बहुत ज़्यादा काले होते हैं। सबसे ज़्यादा ब्यूटी आपको सेंटर में दिखाई दे। जी, जी, बिल्कुल, 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 बिल्कुल आता है। इन्होंने साइज़ को लेकर के दिया था। हाँ जी, कुछ कुछ काम कुछ कुछ काम अमित आप भी कर लीजिए। आपको लॉजिक दे दिया सोचने का, और आपको पॉइंट दे दिया, थोड़ा आप लोग भी सोच करके हमको बताइए कल की क्लास में इसके पीछे का रूल क्या है। यहाँ के लिए अभी डिस्कस हम लोग कर रहे थे, मैंने आपको बताया कि ये ग्लॉगर्स रूल पिगमेंटेशंस के लिए दिए गए। बहुत ईजी सा एक्सप्लेनेशन है बर्गमैन के लिए, अगर आप थोड़ा सा समझने की कोशिश करेंगे तो आप समझ पाएंगे, और मैं चाहता हूँ कि इसको आप समझ करके मुझे कल की क्लास में बताएं। बर्गमैन रूल आपको यहाँ पे बताया प्रियंका आज नहीं, ये कल बताइएगा। अभी मुझे बहुत सारी चीज़ें आगे ख़त्म करनी है। कल मुझे मालूम है कि आप लोग समझ चुके हैं, दैट इज़ वाई मैंने उसको स्किप कर दिया, क्योंकि उसके पीछे लॉजिक तो जो था पहले वाले क्लास में, पहले वाले कॉन्सेप्ट में मैंने बहुत अच्छे समझा दिया, और उसके बेसिस पे अगर आप देखेंगे तो आप समझ पाएंगे। सो ग्लॉगर्स रूल्स यहाँ पे देख लीजिए। दूसरा है पिगमेंटेशंस को लेकर के है। इन्होंने यही बताया था कि ऐसे ऑर्गेनिज्म जो कि वार्म कंडीशंस में रहते हैं उनके पास ज़्यादा पिगमेंटेशंस होता है एज़ कम्पेयर टू द जो कि आपके ह्यूमिड सॉरी जो कि आपके कोल्ड कूल या ड्राई एरिया में रहते हैं। जो ह्यूमिड और वार्म कंडीशंस में रहेंगे उनका पिगमेंटेशन ज़्यादा होगा, जो कूल और ड्राई कंडीशंस में रहेंगे उनमें पिगमेंटेशन क्या होगा, कम होगा। दैट इज़ वाई आप देखिए केन्या के लोग, श्रीलंका के लोग हमेशा ब्लैक होते हैं, क्योंकि वहाँ पे टेम्परेचर बहुत ज़्यादा होती है, गर्मी बहुत ज़्यादा होती है। या आप वहाँ पे छोड़ दीजिए, आप अपनी बॉडी को देख लीजिए, आप अगर अभी 4 घंटे 5 घंटे लगातार धूप में एक्सपोज रहिए, आपका कपड़ा, आपका बॉडी जितना कपड़ा से ढके रहेगा, वो जितना आपका खुला रहेगा, उन दोनों में देखेंगे तो आपको बहुत डिफरेंस दिखाई देगा। राइट, तो ऐसा इसलिए होता है क्योंकि टेम्परेचर जो होती है पिगमेंट को बनाने के लिए फैक्टर मानी जाती है, पिगमेंटेशंस का काम करती है। जितने भी ब्यूटी प्रोडक्ट्स आप लोग यूज़ करते हैं अपने फेशियल एक्सप्रेशंस को बनाए रखने के लिए, ब्यूटी को बनाए रखने के लिए, उनका काम सिर्फ इतना ही होता है कि सनलाइट से आने वाले रेडिएशंस को यहाँ अंदर न जा करके उसको बाहर ले आने का काम करती हैं। उनमें बेसिकली ऐसे केमिकल्स का मिक्सचर होता है जो केमिकल्स आपके लाइट को स्किन के अंदर में पेनिट्रेट नहीं करने देता। दैट इज़ वाई जो मिलानिन प्रोटीन है, कौन सा प्रोटीन, मेलानिन प्रोटीन जिसको आप पिगमेंट बोलते हैं, स्किन स्किन कलर जो है वो इसी की वजह से, जिनका रंग ऐसा भालू जैसा दिखाई देता है उसमें मेलानिन प्रोटीन बहुत ज़्यादा होता है, और जिनका रंग ऐसा दिखाई देता है उनमें मेलानिन प्रोटीन की कमी होती है। तो जो लोग गोरे हैं थोड़ा अपने पे गुमान ना करें, उनमें प्रोटीन की कमी है। और जो लोग थोड़े काले हैं वो लोग अपने आप को खुश हो सकते हैं कि भगवान ने उनकी बॉडी में प्रोटीन बहुत ज़्यादा दिया हुआ है। राइट, तो मेलानिन प्रोटीन उनमें ज़्यादा है। तो ठंड के टाइम पे मतलब हॉटर टेम्परेचर पे आपकी इस मेलानिन प्रोटीन की सिंथेसिस बहुत ज़्यादा होने लगती है। दैट इज़ वाई आपका रंग क्या होता है, डार्कर हो जाता है।
ये जितने भी कॉस्मेटिक्स आते हैं, चाहे आप हाई एंड सम लगाते हैं, चाहे आप फेयर एंड लवली लगाते हैं या फिर आप गार्नियर लगाते हैं, जो भी कुछ लगाते हैं, उन सभी में जो केमिकल का पेस्ट होता है उसका काम बेसिकली प्राइमरी सिर्फ यही होता है कि रेडिएशन जो भी यहाँ पर आती है उसको यहाँ से रिफ्लेक्ट करने का काम करती है ताकि ये स्किन के अंदर ना जा पाए। और अगर ये नहीं जाएगी तो पिगमेंटेशंस को होने से बचाएगा, मतलब कि वहाँ पिगमेंट बनने से बचाएगा, और आपको लगता है कि हाँ हम धूप में भी रह करके हमारा रंग काला नहीं पड़ा। और इसके लिए आप ढेर सारे पैसे जो है बाहर देते रहते हैं कॉस्मेटिक्स प्रोडक्ट को। तो बायोलॉजिस्ट के पीछे का रीजन ये है कि कैसे वो काम करता है। सो गॉर्गर्स रूल, ग्लॉगर्स रूल्स बेसिकली पिगमेंटेशंस को बताता है। यहाँ पे आप फिगर इसको देख पाएंगे। इससे आप इस चीज़ को भी समझ सकते हैं, जो डार्कर वाले हैं वो आपके कहाँ पे हैं, दैट इज द ड्राई और सॉरी हॉट एंड वार्मर वाले रीजन पे हैं, और जो आपके ये सफ़ेद वाले हैं वो कहाँ पे हैं, आपके कूल एंड ड्राई वाले प्लेसेस पे हैं। सो 3 रूल मैंने आपको इकोलॉजी में पढ़ाए हैं, दैट इज द बर्गमैन्स, ग्लॉगर एंड एलन्स रूल। इनसे सवाल आपके बनते हैं, इनको आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। ओके, गर्मी थोड़ी ज़्यादा है। पॉपुलेशंस डिस्पर्जल, जिसके बारे में अभी पूजा पूछ रही थी, वो टॉपिक आपको यहाँ पे है पढ़ने के लिए। यहाँ से पार्ट बी में सवाल आपका आता है, तो जो टर्म्स है उनको आप डिफाइन कर लीजिए, यहीं से टर्म्स से ही सवाल आपको बनते हैं। दैट इज ई माइग्रेशन, वन वे आउटवर्ड मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू अ एरिया। किसी भी एरिया में, मतलब कि सपोज कीजिए यहाँ पे पॉपुलेशन है, यहाँ से एक डायरेक्शन में सिर्फ किसी दूसरे प्लेस पे कोई ऑर्गेनिज्म क्या करे, अगर आपका मूव कर जाए तो उसे आप बोलते हैं ई माइग्रेशन। क्या बोलते हैं? ई। ई फॉर होता है एग्जिट। एग्जिट का मतलब होता है बाहर निकलना, आउट जाना, तो इसको आप याद रखिएगा, एग्जिट हो रहा है, राइट। और आई फॉर होता है इन। इन का मतलब होता है अंदर या में, तो आप इसको रखिएगा अंदर की तरफ। तो जब अगर किसी पॉपुलेशंस में कोई ऑर्गेनिज्म बाहर से अगर आ रहा होगा तो उसको आप क्या बोलेंगे? दैट इज द इमिग्रेशन। और जब जा रहा होगा तो उसे आप बोलेंगे ई माइग्रेशन। सो इमिग्रेशन का मतलब होता है वन वे इनवर्ड मूवमेंट ऑफ ऑर्गेनिज्म इनटू एन एरिया। किसी एक एरिया में अंदर की तरफ आने वाले ऑर्गेनिज्म के आने वाले प्रोसेस को बेसिकली आप बोलते हैं इमिग्रेशन। बाहर की तरफ जाने वाले को बोलते हैं ई माइग्रेशन। माइग्रेशन एक ऐसा टर्म है जो कि बताता है कि पीरियोडिकली, मतलब समय समय पे डिपार्चर या रिटर्न होता रहे किसी एक ऑर्गेनिज्म का सेम एरिया में। ऐसे फिनोमिना को आप माइग्रेशन के नाम से जानते हैं। और ये होता सिर्फ एक चीज़ के लिए है, दैट इज द टू सुटेबिलिटी, मीन्स कंडीशन सूटेबल बनाए रखने के लिए, और न्यूट्रिएंट की तलाश में। जहाँ कहीं पे भी आपका कंडीशंस अगर आपका फेवरेबल रहेगा, वहाँ पे चीज़ें क्या करती हैं? माइग्रेट कर जाती है। जैसे बर्ड्स के केस में देखने को आपको ये ज़्यादा मिलता है। तो माइग्रेशंस को दो पार्ट में क्या करते हैं? डिवाइड किया जाता है, दैट इज द इमिग्रेशंस और ई माइग्रेशन। ई फॉर एग्जिट याद रखिएगा, बाहर के लिए। आई फॉर इन मीन्स अंदर के लिए। यही दोनों अगर आप याद रखेंगे तो एक नंबर का सवाल आप कर पाएंगे, मतलब एक क्वेश्चन आप सॉल्व कर पाएंगे। ओके, सो गाइस आज के लिए इतना ही। आज हम लोगों ने पढ़ा इकोलॉजी में कई सारे कॉन्सेप्ट को लेकर के। नेक्स्ट क्लास में हम लोग फिर से मिलेंगे अलग अलग टॉपिक को लेकर के, जो कि इकोलॉजी से होगा और काफ़ी इंपॉर्टेंट भी होंगे। होपफुली कि ये सारी चीज़ें जो आपको मैंने आज समझाई हैं वो समझ में आ गई होंगी, बट फिर भी मैं यही सबको रिकमेंड करूँगा कि एक बार ये वीडियो को ज़रूर देखिए और अपने हिसाब से शॉर्ट नोट्स भी ज़रूर बनाते रहिए। जल्दी उस पे काम करना शुरू कर दिए हैं, क्योंकि 13 यूनिट में से उनकी उन 25 अरे आप ही लोग के लिए बना रहा हूँ, तो डेफिनेटली उसकी देखिए, उसके पीछे क्या है ना कि सिर्फ ऐसे बोलने से काम नहीं होता ना। अगर मैं कुछ बोलूँगा तो वो मतलब कि वैलिडेट होना चाहिए। तो अभी थोड़ी चीज़ें बाकी रह गई हैं, उस पे हो जाएगा तो एक से 2 दिन में वो आपको, मैं आपको जो ये प्रैक्टिस सीरीज दे रहा हूँ ना, जैसे सपोज कि कल आपको मैं दूंगा इथोलॉजी का, एनिमल बिहेवियर का, तो मैं उन्हीं टॉपिक का आपको सीरीज बना करके दे रहा हूँ जिन टॉपिक को डिस्कस नहीं किए, क्योंकि उन टॉपिक्स का अगर उस वीडियो से 10% भी कॉन्सेप्ट अगर आपका इंप्रूव हो जाता है और कुछ क्वेश्चन आपके फंस जाते हैं, सो वो मेरे लिए बहुत ज़्यादा सार्थक होगा। एनिमल फिजियोलॉजी में 3 चीज़। नंबर पहला सर्कुलेशन का, दूसरा नर्वस सिस्टम का। हाँ, सर्कुलेशन मीन्स ब्लड का पूरा, जैसे उसमें हार्ट भी आ जाएगा, सर्कुलेटरी सिस्टम भी आ जाएगा। और दूसरा आपका नर्वस सिस्टम का। तीसरा जो सबसे इम्पोर्टेंट आपका होता है वो आपका आता तो है वैसे डाइजेशन से लेकर के, लेकिन आप जाएंगे यूरिन वाले फॉर्मेशन में, मतलब एक्सक्रीशन से।
स्केलेटरी सिस्टम ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। डाइजेशन अगर आप पढ़ेंगे तो भी ठीक है, नहीं पढ़ेंगे तो भी ठीक है। हाँ, हार्मोन्स का टॉपिक तो जैसे एंडोक्राइनोलॉजी से क्वेश्चंस आते हैं, बिल्कुल आता है। वहाँ से सवाल आपके बनते हैं, लेकिन वो उतने टीडियस नहीं होते कि आप कन्फ्यूज़ हो जाएँगे, फँस जाएँगे। हार्मोन्स के लिए तो मैं क्या बताऊँ, समय का थोड़ा प्रॉब्लम है बस, और कुछ नहीं है। हार्मोन्स के लिए भी सिर्फ़ एक लेक्चर की ज़रूरत है, पूरी एंडोक्राइनोलॉजी आपकी ऐसे समराइज़ हो जाएगी, जस्ट लाइक ए स्टोरी। फिर आपको कोई चीज़ बाहर जाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। लेकिन वो एक क्लास देने के लिए थोड़ा समय चाहिए। जल्दी ही कराएँगे उसको भी, एंडोक्राइनोलॉजी और मसल कॉन्ट्रैक्शंस बहुत इंपॉर्टेंट है। वहाँ से सवाल आपसे पूछे जाते हैं ट्रोपोनिन को लेकर के, ट्रोपोमायोनिन को लेकर के और इन सब को लेकर के। तो जेड बैंड से पूछ वो वो सवाल पूछे जाते हैं, एम बैंड को लेकर के, जेड बैंड को लेकर के, राइट? आइसोट्रोपिक को लेकर के, एनिसोट्रोपिक जो मूवमेंट होता है, इनको ये सारे जो कॉन्सेप्ट हैं बड़े रिलेवेंस वाले हैं, पूछे जाते हैं सवाल। मैं तो चाहता हूँ बंद कर दूँ अब। हाँ, मतलब वीडियो आपको मिलते रहेंगे क्लास के लिए। अगर आप लोग मुझे फ्री कर पाएँ तो थोड़ा मैं आप लोगों के लिए वो रहूँगा। अगर आप मुझे क्लास के लिए बाउंड ना करें तो मैं आपको ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो दे पाऊँगा, शायद, मुझे ऐसा लगता है। देखिए, हमारा कहने का सिर्फ़ सेंस ये है कि अभी तक इतना पढ़ते-पढ़ते आप लोगों ने मेरे टीचिंग स्टाइल को अडॉप्ट कर लिया है। हमें नहीं लगता कि अगर कोई चीज़ मैं समझा रहा हूँ वीडियो में और उस वीडियो को अगर आप देखेंगे तो आपको उसमें ना समझने वाली कोई पॉइंट होगी, शायद। और अगर होगी तो फिर आपसे पूछ भी सकते हैं, ऐसा कोई दिक्कत नहीं है। हाँ, अगर आप लोगों की तरफ से ये फ्लेक्सिबिलिटी अगर मुझे मिल जाती है तो ये मेरे लिए ज़्यादा बेटर रहेगा, क्योंकि देखिए वीडियो रिकॉर्ड करने के लिए मुझे टाइम बाउंड नहीं होना पड़ता, ये क्लास लेने के लिए मुझे टाइम बाउंड होना पड़ता है। और थोड़ा-सा भी बहुत आसानी से, आप देखिए कि जो मैंने इससे पहले इकोलॉजी वाला टॉपिक पढ़ाया था, उस टॉपिक को 45 मिनट मैंने रिकॉर्ड कर दिया, और वही चीज़ अगर मैं आपको पढ़ाता तो 1.5 घंटे जाता। तो उसमें आपका भी टाइम बचता है, मेरा भी टाइम बचता है। तो अगर आप लोग इस चीज़ को अगर आप लोग सम लेकिन लेकिन भैया मेरे एक चीज़ ध्यान रखिएगा, मैं लेक्चर तो डालूँगा लेकिन आप लोग उसको ऐसे ही स्किप मत करिएगा, देखिए उसको। पता लगा मैं मेहनत कर रहा हूँ और आप लोग उस हाँ, हाँ, बिल्कुल। बिल्कुल, बिल्कुल। अच्छा, चलिए कोई बात नहीं। हाँ, ठीक है, ये ये ज़्यादा ये ज़्यादा ये ज़्यादा प्रोडक्टिव रहेगा आपके लिए भी, मेरे लिए भी। वीडियोज़ मैं आपको 2 के बजाय 3 भी एक दिन में भेज सकता हूँ, जैसा रहेगा, और वो आपके लिए ज़्यादा अच्छा रहेगा। और इसमें मैं ज़्यादा टॉपिक कवर भी कर सकूँगा, जैसे अभी चर्चा किया ना कि इम्यूनोलॉजी का, अरे वो अ, दैट इज़ हार्मोन्स वाले के लिए, राइट?